अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय नादान परिंदों। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग एवरीवन। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो मुझे जल्दी से यस या थम्स अप दे दीजिए। गुड इवनिंग। या थोड़ा सा जूम कर दीजिएगा। हेलो हेलो एवरीबॉडी। ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है। आज हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के लेक्चर नंबर 5 पर आ गए हैं। चैट्स स्टूडेंट्स के ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है। गुड इवनिंग सिया, सृष्टि, गौसिया, आशा, नीतू। हेलो एवरीबॉडी, हेलो। ऑल राइट, ग्रेट। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर सारी ह्यूमन डिजीजेस को डिस्कस किया था। एड्स भी डिटेल में पढ़ ली थी और हम लास्ट ह्यूमन डिजीज पढ़ रहे थे जो लास्ट क्लास में स्टार्ट की थी, जिससे दिमाग में छक्के छूट जाते हैं और हमने उसको नाम देते हैं कैंसर, और उसकी हम बात कर रहे थे। अच्छा, पहले मुझे जल्दी से ये बता दो कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने होमवर्क कंप्लीट किया। मैंने आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पॉडकास्ट रिवाइज करने के लिए कहा था, वो स्क्रीन ऊपर नहीं आ रही है, चैट्स। और दूसरा, मैंने आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ का समरी लेक्चर भी रिवाइज करने के लिए कहा था। कितने स्टूडेंट्स ने होमवर्क को कंप्लीट किया मुझे जल्दी से बता दीजिए। अभी टीचर्स डे में तो एक दिन है, कल तो हम लोग मिलेंगे, कल हमारी क्लास है। बिल्कुल, आप लोगों की बेस्ट विशेस के लिए थैंक यू सो मच, ढेर सारे प्यार के लिए थैंक यू सो मच। कितने स्टूडेंट्स ने होमवर्क कंप्लीट करा? जल्दी से यस या मी लिखकर भेज दो। और जिन स्टूडेंट्स के नो आ रहे हैं, आप देख लीजिए बेटा, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। आपके साथ के कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, देखिए, जिन्होंने अपना होमवर्क कंप्लीट किया। बेटा, जब ये बैच शुरू हुआ था, आपको याद होगा मैंने आपसे क्या कहा था कि एक टीचर के 2 रोल्स होते हैं। एक जो क्लास के अंदर इस समय पर वो प्ले करते हैं, इस समय तो आपको मजे आते हैं क्योंकि सारे टीचर्स ग्रेट हैं, सबकी हाई एनर्जी है आपके कंपैरिजन में, तो हाई टू लो एनर्जी फ्लो करता है, ये थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है, और आपको मजे आते हैं, आनंद आता है, इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। पर असली जंग शुरू होती है जब आपकी क्लास खत्म होती है और आपको सेल्फ स्टडी करनी होती है। उस समय पर जब आप नोट्स उठाकर बैठते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता कि मैं कहां से पढ़ूं, और ना आपको ये समझ में आता है कि मैं रिवाइज कैसे करूं। और रिविजन एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। याद है मैंने आपसे कहा था कि आपकी गुरुमा उस समय भी आपके साथ रहेंगी और मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे पढ़ना है। बेटा, मैं तो मेरा वादा निभा रही हूं। मैं तो आपको सैटरडे, संडे, मंडे क्या करना है वो तक बता के जाती हूं जब थर्सडे को हमारी लास्ट क्लास होती है। पर अगर आप उसे फॉलो नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। इतनी स्पून फीडिंग कर रही हूं, इतना आपका साथ दे रही हूं, आपको तो मुझे संडे, मंडे, ट्यूसडे भी याद करना चाहिए था। आपके दिल में, दिमाग में मैं आनी चाहिए थी जब आप वो पॉडकास्ट रिवाइज कर रहे हैं, जब आप समरी लेक्चर रिवाइज कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने खुद क्लास 12th के साथ अपना नीट क्लियर किया हुआ है, तब हम लोग उसे ऑल इंडिया पीएमटी बोलते थे। ये बिल्कुल पॉसिबल है, मैं अपनी ही बात आपके सामने रख रही हूं, लेकिन इसके लिए आपको रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी, सिस्टमैटिक वे में, जैसा जैसा आपके टीचर्स गाइड करते हैं वैसा। तो जिन्होंने किया बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं किया अब से स्टार्ट कर दो। वो कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा, लेकिन अब जाग जाओ, अब और ज्यादा सवेरों का इंतजार नहीं करना है। डू इट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, देयर इज नो टुमारो, क्योंकि कल जो है वो फिर आज बन जाएगा, फिर आप बोलोगे कल से, फिर वो कल फिर आज बन जाएगा, फिर आप बोलोगे कल से, और ऐसा काम नहीं चलेगा। बेटा, रिवीजन के बारे में कुछ बताओ। एक स्टूडेंट कह रहा है रिवीजन बताया तो आपको मैंने टाइमिंग्स तक लिख कर दी थी, कितनी कितनी देर क्या क्या चीज रिवाइज करनी है, इससे ज्यादा और कैसे? बताओ क्या करूं मैं आपके लिए। चलिए आइए तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, आंखों में चमक होना चाहिए, दिल में फुल पॉजिटिविटी। उस स्टेथोस्कोप के नाम आशीर्वाद लेते हैं अपनी बायोलॉजी माता का, बायोलॉजी मैया का। बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो। खुशी खुशी पढ़ना है, आनंद से पढ़ना है, प्रेम से पढ़ना है, इंटरेस्ट से पढ़ना है, और रेगुलर पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने स्टूडेंट्स कैंसर को स्टार्ट करा था और एड्स हमने कंप्लीट किया था। कैंसर के अंदर आज हम इसे आगे बढ़ाएंगे। हमने ये समझ लिया था कि कैंसर में एक तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी लूज हो जाती है, आप मत लिखना अभी। यानी नॉर्मली एक सेल जैसे ही ग्रो करके अदर सेल्स के कॉन्टैक्ट में आता है, वो डिवाइड हो जाता है, फर्दर ग्रो नहीं करता, बट यहां कॉन्टैक्ट इनहिबिशन लूज हो जाता है।
दूसरा हमने समझा था कि हमारे ऑलरेडी हर सेल के अंदर सी ऑन्कोजीन या कैंसर का ऑन्कोजीन या प्रोटो ऑन्कोजीन है, और अगर कोई ऐसा कैंसर करने वाला सब्सटेंस बॉडी के अंदर आ जाए तो वो इसे एक्टिवेट कर देता है और उसके साथ ही फिर कैंसर हो जाता है। ये हमने बात की थी। इसके अंदर हमने कार्सिनोजन कौन कौन से होते हैं, कॉजेज ऑफ कैंसर की भी बात की थी। हमने बात की थी कि ये कॉज कोई फिजिकल एजेंट हो सकता है यानी रेडिएशंस, कोई केमिकल हो सकता है, और कोई बायोलॉजिकल जैसे वायरसेस हो सकते हैं। वायरसेस में जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस से लिवर कैंसर होता है, जैसे एचआईवी से कापोसी सार्कोमा होता है, जैसे एचपीवी वायरस से सर्वाइकल कैंसर होता है। केमिकल्स जैसे तंबाकू खाने से ओरल कैंसर होता है, या टोबैको स्मोक करने से लंग्स का कैंसर होता है, या अल्कोहल लेने से लिवर कैंसर्स होते हैं। और फिजिकल के अंदर भी दो तरह के रेडिएशंस थे, एक आयोनाइजिंग रेडिएशंस, एक नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस, और इसके अंदर हमने एक्स रेज, गामा रेज, इन सब की बात की थी, अल्ट्रावायलेट रेज, इन सब की बात की थी। तो ये सारी कहानी कैंसर से रिलेटेड हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। आइए अब हम पढ़ते हैं कि कैंसर के 2 टाइप्स कौन से होते हैं। तो प्लीज हेडिंग डालिएगा, टाइप्स ऑफ कैंसर। टाइप्स ऑफ कैंसर 2। पहले बेटा समझ लो, अभी लिखना मत, समझो। देखो एक्चुअली कैंसर का तो इतना सा मतलब है कि सेल्स अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड करके एक मास ऑफ सेल्स, एक गठान बना लेंगे। मान लो यहां के सेल्स बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करें तो यहां पर सेल्स का गुच्छा बन जाएगा, एक गठान बन जाएगी जिसे ट्यूमर कहते हैं। तो एक्चुअली कैंसर का मतलब ट्यूमर की बात कर रहे हैं हम, जो गठान बन जाती है बिकॉज ऑफ मास ऑफ सेल्स, अनकंट्रोल्ड डिविजन ऑफ सेल्स। अब अगर सपोज करो किसी के यहां पर एक गठान, कॉमन भाषा में गठान बोलते हैं, ट्यूमर है, पर वो यही है, उसके सेल्स ब्लड के थ्रू या लिम्फ के थ्रू बॉडी में और नहीं फैल रहे, दे आर नॉट स्प्रेडिंग, तो इसे कहते हैं बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर मतलब मान लीजिए अगर ये जो मास ऑफ सेल्स है, ट्यूमर है, ये केवल लिवर में है, लिवर से और कहीं जा नहीं रहा, दूसरे ऑर्गन्स में स्प्रेड नहीं हो रहा, तो उसे बिनाइन ट्यूमर कहेंगे। इट इज confined to the original location, it does not spread to other organs। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि it is confined to original location, जहां पर मास ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई करे हैं वहीं पर ही रहेंगे, डू नॉट स्प्रेड टू अदर ऑर्गन्स। आपने सुना होगा मूवीज में ऐसा कहते हैं कि इनका कैंसर पूरी बॉडी में फैल चुका है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। ये कैंसर के सेल्स फैल नहीं रहे हैं, दे रिमेन कन्फाइंड टू ओरिजिनल लोकेशन, डू नॉट स्प्रेड। जरा सोच के बताओ, ये मोर डेंजरस होगा या लिटिल डेंजरस होगा? जरा सोच के बताओ, जरा सोच के बताइए, ये ज्यादा डैमेज करेगा या कम डैमेज करेगा? ज्यादा डैमेज करेगा या कम डैमेज करेगा? मैं आपके आंसर्स का वेट कर रही हूं। लिटिल, मानिक ने सबसे पहले आंसर दिया। बिल्कुल बेटा, ये उसी जगह पर है, इसे निकालना भी आसान है, इसका ट्रीटमेंट भी इजी होगा। हमें सिर्फ सर्जरी करके या मेडिसिन या रेडिएशंस देकर जो हम सीखेंगे, सिर्फ उसी एरिया से उस गठान को, उस ट्यूमर को खत्म कर देना है। तो एक होता है बिनाइन ट्यूमर। अब अगर ये फैलता नहीं है तो आप समझ गए हैं, दूसरा जो खतरनाक होगा, जो दूर दूर फैलेगा, उसे बोलते हैं बेटा मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर ये न्यू लोकेशंस पे जाएगा, नई न्यू, यानी इसे नियोप्लास्टिक ट्यूमर भी कहते हैं, इसे नियोप्लाज्म भी कह देते हैं, नियोप्लाज्म। एक्चुअली जो कैंसर वर्ड हम यूज करते हैं, एक्चुअली वो इसके लिए करते हैं, कैंसर का मतलब ये जो दूर दूर फैले, वरना बिनाइन ट्यूमर शब्द यूज किया जाता है। एक बार हेडिंग लिख लीजिए, एक बार हेडिंग लिख लीजिए, यानी इसके जो सेल्स होते हैं
ये दूर दूर फैलते हैं। सेल्स रीच डिस्टेंट साइट्स, दूर दूर जाएंगे। मतलब मान लो पैनक्रियाज में शुरू हुआ और पैनक्रिया के जो आर्टरी वेन्स हैं, ब्लड सप्लाई है, उसके थ्रू स्टमक में भी चला गया, वहां भी गठान बन गई, ट्यूमर बन गया, फिर वहां से स्मॉल इंटेस्टीन में चला गया, फिर वहां से लार्ज इंटेस्टीन में चला गया, फिर पता पड़ा घूमता फिरता इंफीरियर वेना केवा वेन्स के थ्रू लंग्स में हो गया, पूरी बॉडी में फैल गया। सेल्स रीच डिस्टेंट साइट्स थ्रू, एनसीईआरटी में ब्लड लिखा है बट एक्चुअली ब्लड लिम्फ किसी भी बॉडी फ्लूइड के थ्रू ये मूव कर सकते हैं, नोट करिए। और जहां भी ये पहुंचेंगे, वेरेवर दे गेट लॉज्ड, लॉज्ड बेटा लॉज होता है ना जहां पर अपन रहते हैं, तो जहां भी ये पहुंचे उस जगह पर वेरेवर दे गेट लॉज्ड स्टार्ट अ न्यू, वहां पर भी ये गठान बना देंगे, वहां पर भी ये ट्यूमर बना देंगे। स्टार्ट अ न्यू ट्यूमर देयर, न्यू ट्यूमर देयर। बिल्कुल इजी है, दूर दूर जाएंगे और जहां भी जाएंगे वहां पर एक नया ट्यूमर बना देंगे। किसके थ्रू जाएंगे? ब्लड के थ्रू जाएंगे। और यही इन्हें खतरनाक बनाता है। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ क्या चीज है जिसने उस ट्यूमर को डेंजरस बना दिया, ड्रेडफुल बना दिया, खतरनाक बना दिया, तो आप क्या कहोगे? मैम ये प्रॉपर्टी जिससे ये ब्लड के थ्रू दूर दूर जा रहे हैं। बस यही एनसीईआरटी की लाइन है कि यही सबसे डरावनी प्रॉपर्टी है। मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है? यही है, यही है बेटा, इसे बोलते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस मैं ऐसा लिख देती हूं, दिस इज द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी। सबसे डरावनी प्रॉपर्टी क्या है जो इसे डरावना बनाती है? मेटास्टेसिस। स्टूडेंट्स, जैसे जब लार्वा से अडल्ट बनता है कोई इंसेक्ट, मॉस्किटो, कॉकरोच, तो हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, चेंज हो रहा है। तो यहां भी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन, दूसरे से तीसरे ऑर्गन, यानी मेटास्टेसिस कहते हैं। जहां जाता है फिर वहां पे ट्यूमर बन जाएगा, कैंसर हो जाएगा वहां पर भी, फिर ब्लड के थ्रू कहीं और चला जाएगा, और ये कहानी चलती रहेगी, पूरी बॉडी में फैल जाएगा, जिसे आप कहते हैं ना सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, लास्ट स्टेज कैंसर है। ठीक है, तो बिनाइन ट्यूमर बेटा क्लास में मेरे साथ याद करना है। बिनाइन ट्यूमर का मतलब यहां भी ट्यूमर है यानी मास ऑफ सेल्स है, बट वो जिस ऑर्गन में फॉर्म हुआ है वहीं रहेगा, डू नॉट स्प्रेड टू अदर ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, नेचुरली डैमेज कम होगा। पर मैलिग्नेंट का मतलब है ब्लड के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स में जाएगा, और जहां भी लॉज यानी जहां भी पहुंचेगा वहां पर फिर से एक नया ट्यूमर बन जाएगा, पूरी बॉडी के ऑर्गन्स में ट्यूमर बन जाएगा। इस प्रॉपर्टी को, ये जो ब्लड के थ्रू ट्रैवल करने की प्रॉपर्टी है, इसे मेटास्टेसिस कहते हैं, और यही सबसे डरावना, फियरफुल बनाती है, क्योंकि पूरी बॉडी इंवॉल्व हो जाएगी। लॉज बेटा, लॉज एक इंग्लिश वर्ड है। अपन कहते हैं ना हम लॉज में रुके हैं, जैसे होटल होता है इसी लॉज, छोटा होटल, हाईवे वगैरह पे लॉज होते हैं, हम वहां जाके रहते हैं। तो ऐसे ही ये ट्यूमर सेल, मान लो लिवर से लंग्स में पहुंच गए, लंग्स में लॉज हो गए, तो वहां लंग्स में भी ट्यूमर बन जाएगा। जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिया सबने? अब ये जो मैलिग्नेंट वाले सेल्स हैं बेटा, ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर, इसके जो सेल्स होते हैं इन्हें मैलिग्नेंट सेल्स या न्यूप्लास्टिक सेल्स बोलते हैं, क्योंकि न्यू एरियाज में जाते हैं और ये तेजी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बेटा मल्टीप्लाई करना यानी प्रोलिफरेट करना, तो मास है, ग्रुप है प्रोलिफरेटिंग सेल्स का,
फटाफट फटाफट डिवाइड कर रहे हैं, प्रोलिफरेटिंग सेल्स कॉल्ड, इन सेल्स को बोलेंगे मैलिग्नेंट सेल्स, या इन्हें कहेंगे नियोप्लास्टिक सेल्स, क्योंकि न्यू न्यू एरियाज में जाएंगे, नियोप्लास्टिक सेल्स। ये सेल्स बेटा बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नए नए एरियाज में जा रहे हैं। सो ये जो मास है प्रोलिफरेटिंग सेल्स का, इट इज कॉल्ड मैलिग्नेंट सेल्स या नियोप्लास्टिक सेल। ट्यूमर जो पूरा गठान बनेगी उसे मैलिग्नेंट या नियोप्लास्टिक ट्यूमर कहेंगे, कैंसर। और जो एक एक सेल है उसे मैलिग्नेंट सेल या नियोप्लास्टिक सेल कहेंगे। अब ये क्या करेगा? दे ग्रो वेरी रैपिडली, दे ग्रो वेरी रैपिडली। मान लो अभी लिवर के अंदर सबसे पहला ट्यूमर बना, मैलिग्नेंट ट्यूमर। यहां ये सेल्स बहुत रैपिडली ग्रो करेंगे, और जब ये ग्रो करेंगे बेटा तो वहां जो आसपास के नॉर्मल सेल्स हैं उनके साथ इनका कंपटीशन होगा। ये इतना तेजी से ग्रो कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि वहां जो स्पेस है, जो खाना है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो ये खा जाएंगे, ये यूज करेंगे ग्रो करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए। तो जो नॉर्मल सराउंडिंग टिश्यू है उसको इन्वेड कर लिया, उसको डैमेज कर दिया। इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग, इन्वेड एक इंग्लिश वर्ड है, इन्वेड। इन्वेड मतलब उसमें घुसेंगे, उसकी जगह में घुसेंगे, उसके खाने के अंदर घुसेंगे, उसको यूज करेंगे। एंड डैमेजिंग सराउंडिंग टिश्यू, जो सराउंडिंग सेल्स हैं, सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू सेल्स हैं, उन्हें ये खत्म करेंगे, उनके साथ कंपटीशन करेंगे बेटा स्पेस के लिए, खाने के लिए। सो दे ग्रो वेरी रैपिडली, इन्वेड करा, डैमेज करा सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू को। लिखा सबने? लिख लो एक बार। सो these cells एक्टिवली डिवाइड, ग्रो भी बहुत रैपिडली कर रहे हैं बेटा, और डिवाइड भी जल्दी 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 कर रहे हैं। these cells एक्टिवली डिवाइड, ये these इसके बारे में हो रही है, मैलिग्नेंट सेल्स के बारे में बात हो रही है। और दूसरे सेल्स भूखे मरेंगे, दे स्टार्व नॉर्मल सेल्स, उनका खाना ये यूज कर रहे हैं नॉर्मल सेल्स, बाय कॉम्पीटिंग, कंपटीशन कर रहे हैं फॉर जरूरी, वाइटल, नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स। इस बात को ऐसा समझो कि मान लीजिए लिवर के अंदर ये ट्यूमर बना, लिवर के अंदर 100 नॉर्मल सेल्स हैं, और मान लो ये 50 सेल्स का एक ट्यूमर बन गया। अब ये 50 सेल्स और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, रैपिडली डिवाइड कर रहे हैं। मान लो ये 50 से 200, 250, 500 हो रहे हैं। इन्हें खाना चाहिए, लिवर को ब्लड सप्लाई लिमिटेड है, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड है, ये नॉर्मल वालों को नहीं खाने देंगे, उन्हें यूज नहीं करने देंगे, और वो भूखे मरने लग जाएंगे। सो दे स्टार्व द नॉर्मल सेल्स बाय कॉम्पीटिंग फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट्स। तो लिवर में आतंक मचा दिया, जो ओरिजिनल जगह थी, वहां का सराउंडिंग टिश्यू डैमेज कर दिया, और उसके बाद मेटास्टेसिस करेंगे एंड मूव टू अदर ऑर्गन्स, अदर ऑर्गन्स। फिर लंग्स में चले गए मान लो ब्लड के थ्रू, फिर वहां पर यही किया, वहां का नॉर्मल टिश्यू बर्बाद कर दिया, उस खाने का कंपटीशन कर लिया, वहां ट्यूमर बना दिया, फिर दूसरे ऑर्गन, तीसरा ऑर्गन, चौथा ऑर्गन। इसे ही बोलते हैं कि कैंसर पूरी बॉडी में फैल गया है। यही है एक्चुअल कैंसर, एक्चुअल कैंसर। हो गया? लिखा सबने? कितने लोगों को क्लास में याद हो गया एक एक वर्ड एनसीईआरटी का? जरा जल्दी से मुझे थम्स अप भेज दीजिए। कविता, कविता कह रही है कोई टेंशन नहीं है स्टडी की। बहुत अच्छी बात है कविता। पता नहीं मुझे कह रही है, मुझसे बातें कर रही है, या किसी और से बातें कर रही है, या अपने आप से बातें कर रही है।
तो बेटा एक्चुअली जो ट्यूमर कहते हैं, एक्चुअली जो कैंसर कहते हैं, वो इसी मैलिग्नेंट वाले को कहते हैं एक्चुअली। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बताती हूं, मेटास्टेसिस कितना ड्रेडफुल होता है, अपना रियल लाइफ एग्जाम्पल। हमारे पास एक लेडी आई, मीनोपॉजल विमेन थी वो, मतलब एल्डरली लेडी थी, उनका मीनोपॉज हो चुका था। 54-55 ईयर्स एज होगी, और उसको 4 ईयर्स से पीरियड्स नहीं आ रहे थे, मीनोपॉजल थी। अब वो आई और उसने बड़ा कैजुअली हमको ओपीडी में बताया कि मैडम मेरे वैसे तो 4-5 साल से पीरियड बिल्कुल बंद हो गए हैं, लेकिन अभी मुझे 3 महीने पहले थोड़ी सी स्पॉटिंग हुई थी, मतलब थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई थी, स्पॉट, बस 1-2 स्पॉट ही आए थे मेरे को, फिर कुछ नहीं हुआ मुझे। फिर अभी 15 दिन पहले मुझे फिर थोड़ी सी स्पॉटिंग हुई थी, तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मैडम ज्यादा ब्लीडिंग नहीं थी, और अभी मुझे कल वापस से थोड़ी सी स्पॉटिंग हुई, तो मेरे को मेरी लड़की ने बोला, बोले चलो चलो एक बार मैडम को दिखा लेते हैं, अपन चेकअप करा लेते हैं। शी वॉज वेरी कैजुअल अबाउट इट। स्टूडेंट्स, आप में से जो गायनेक बनने वाले हैं या इवन जो फिजिशियंस बनने वाले हैं, क्योंकि पहली बार पेशेंट कई बार फिजिशियन के पास भी पहुंचते हैं, तो ध्यान रख लो, अगर मीनोपॉजल विमेन जिसको 1 साल 2 साल से पीरियड बिल्कुल बंद है, अगर उसे एक स्पॉट ब्लड भी आ जाए, आपके दिमाग में एज अ डॉक्टर घंटियां बज जानी चाहिए। उसने ये बोला और हमने तुरंत उसका पैप्समियर लिया। पैप्समियर मतलब ऐसा समझ लो, ये बेटा सर्वाइकल कैंसर में बड़ा कॉमन होता है, सर्विक्स का जो कैंसर होता है पोस्ट मीनोपॉजल, उसमें स्पॉटिंग होती है और बहुत जल्दी फैलता भी है वो। तो सर्वाइकल कैंसर में सर्विक्स जो होता है, पेशेंट को ओपीडी में लेटाते हैं, एनेस्थीसिया, बेहोश कुछ नहीं करना होता है, इंटरनली एक स्पैचुला आता है, उससे सर्विक्स का टिश्यू थोड़ा सा कट करके और उसे लैब में टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं, स्लाइड में लगाकर टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं, और उससे फिर पता चल जाता है लैब में, जब वो माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं कि टिश्यू जो है यानी सेल्स जो हैं वो नॉर्मल सेल्स हैं या कैंसरस सेल्स हैं। तो जैसे ही हमने उसे इमरजेंसी लिखकर और पैप्समियर भेज दिया, अभी उस पेशेंट को हमने कुछ भी नहीं बोला, ना उसको डराया ना कुछ किया। हमने कहा शाम को रिपोर्ट आएगी और आप शाम को पक्के से आ जाना और आपके बेटे को साथ में लेकर आना, बेटा या बेटी जो भी है, कोई एक जने को साथ में लेकर आना। अब उसकी पैप्समियर आई, वो पॉजिटिव थी, उसे सर्वाइकल कैंसर था। अब हमने उसे काउंसिल किया, हमने कहा आपको, अच्छा कैंसर को पेशेंट को डिस्क्लोज करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कैंसर नाम सुनते ही छक्के छूट जाते हैं। बेटा इसे बायोप्सी भी कहते हैं, बिल्कुल टिश्यू पीस को कट करके और लेबोरेटरी में टिश्यू के स्टडी के लिए हिस्टो पैथोलॉजी, हिस्टो मतलब टिश्यू, उसमें कोई गड़बड़ पैथोलॉजी बीमारी तो नहीं है उसके लिए भेजना, तो बायोप्सी ली, बायोप्सी मतलब कट करना, और फिर उसको लैब में स्टडी के लिए भेज दिया। उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। अब उसे हमने बताया कि आपको जो है बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, बच्चादानी मतलब यूट्रस और उसका मुंह लोअर पार्ट, उसे हम लोग सर्विक्स कहते हैं, तो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है। अब उसके तो छक्के छूट गए, वैसे बोला मैडम कैंसर कैसे हो सकता है, बस 1-2 बूंदी तो ब्लड आया था, वो भी अभी आया था, फिर 15 दिन पहले आया था, उसके पहले 3 महीने, उसके पहले तो कुछ भी नहीं था। तो खैर उनको काउंसलिंग की, उनसे बात की, एक घंटे तक आराम से उनसे तसल्ली से करा, और उनको बोला हमने कि हम आपको रेफरल लेटर लिख कर दे रहे हैं, आप बिल्कुल बिना देर करे और फटाफट आप जो है तुरंत, जयपुर की बात बता रही हूँ, तो जयपुर में जो कैंसर हॉस्पिटल है, महावीर कैंसर हॉस्पिटल, आप वहां पर जाओ और वहां पर जो कैंसर स्पेशलिस्ट है, मैंने उनके नाम पे पर्सनल रेफरल लेटर भी लिख दिया है, वो आपको अर्ली बेसिस पर इमरजेंसी में पहले देख लेंगे, पहला केस आपका ही ले लेंगे, और वहीं पर आगे का सारा ट्रीटमेंट और जांच वांच सब कुछ होगी। लड़के ने भी बोला हाँ ठीक है मैडम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो लोग चले गए। अब उसके बाद में हमने फोन कर दिया, वो जो कैंसर स्पेशलिस्ट थे, मैं भी नाम नहीं लूंगी, कि डॉक्टर साहब हमने, डॉक्टर जो भी डैश डैश डैश, हमने ऐसे ऐसे एक पेशेंट भेजा है, उन्होंने कहा मैम मैं देख लूंगा। और जनरली जब हम किसी को रेफर करते हैं ना, तो जब वो पेशेंट पहुंचता है तो वो डॉक्टर फिर हमें कॉल करके उनका फीडबैक भी देते हैं कि ऐसा ऐसा आपका पेशेंट आया था, उसका मैंने ये एडवाइस किया है। अब डॉक्टर वो जो डॉक्टर साहब थे उनका कोई कॉल नहीं आया। उनका 2 दिन बाद फोन आया कि मैडम वो पेशेंट तो पहुंची ही नहीं जो आपने भेजी थी। अब वो पेशेंट जो है उसको हमने कॉल किया तो उसके किसी ने फोन नहीं उठाया। खैर बात खत्म हो गई, अपना काम वाम चल रहा था, सब अपनी लाइफ चल रही थी। करीब 20 दिन बाद में, 20-25 डेज के बाद में उसकी बेटी आई, और उसकी बेटी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव लेकर आई थी। तो वो आई, उसने बताया कि ये प्रेगनेंसी टेस्ट है, पॉजिटिव है करके। तो उसको जैसे ही वो आई तो हमने पूछा, बोला फिर मम्मी कहाँ पर है और मम्मी कहाँ है, कहाँ पे पहुंच, कहाँ इलाज कराया, ऐसे करके।
तो शी सेड मम्मी की तो डेथ हो गई। वी वर स्टन्ड। बोली डेथ हो गई? बोला हाँ मैम, आपने तो कहा था कि तुरंत चले जाना, पर हमको हमारे गांव में लोगों ने राय दी। बोले ऐसा थोड़ी ना होता है कोई, अपन तो बॉम्बे जाएंगे और बॉम्बे जाकर अपन चेकअप कराएंगे। और बॉम्बे का हमको उस समय टिकट नहीं मिल रहा था ट्रेन का, पता नहीं कुछ कोई आंदोलन वांदोलन कुछ तो भी चल रहा था, जो भी था वट एवर इट इज, तो हमको टिकट नहीं मिल रहा था। हमको टिकट जो है 1.5 महीने बाद की मिली थी, तो हमने कहा चलो तब जाकर दिखाएंगे। और मम्मी की तो डेथ हो गई। एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। शी सेड मैडम गलती हो गई, आप लोगों को एक बार फोन कर लेना चाहिए था हमको, हम सोच भी नहीं सकते थे। तो उस दिन वो जो अपन पढ़ते हैं ना कि कोई कैंसर है, उसका प्रोग्नोसिस पुअर है, मतलब वो जल्दी फैलता है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसमें आया था कि 10 दिन के अंदर अंदर वो कैंसर पूरी बॉडी में फैल गया था एंड शी डाइड। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, हम हमेशा ऐसे ही सोचते हैं कि डॉक्टर है तो अपना कोई कमीशन होगा तो रेफरेंस दे रहे होंगे। हमेशा आप एक मेडिकल एक्सपर्ट की बात सुनिए, बजाय कि ये रिश्तेदारों की, गांव वालों की, जो मेडिकल फील्ड में नहीं है। इवन अगर आपके घर में, आसपास, गांव में, शहर में, रिश्तेदारों में कोई कंपाउंडर है, कोई नर्स है ना, कोई दवाई की दुकान वाले हैं, तो वो भी बहुत इंटेलिजेंट कुछ होते भी हैं, कुछ दिखाते भी हैं। बेटा नहीं, डॉक्टर तो डॉक्टर है, कितनी मेहनत करके डॉक्टर बनते हैं बताओ। तो उनकी बात ना सुनकर आप डॉक्टर की बात सुनो। येस, इट इज अ वेरी सैड स्टोरी बट इट्स अ ट्रू स्टोरी। तो जब भी मैं मैलिग्नेंट कैंसर पढ़ाती हूं तो मैं जरूर ये कहानी अपने बच्चों को बताती हूं कि किस तरह से कितना इंपॉर्टेंट होता है इमरजेंसी में ऑपरेट करना, डॉक्टर को भी और पेशेंट को भी। चलो आ जाओ। तो हमने बात कर ली कि कैंसर कैसे होता है और कैंसर के 2 प्रकार क्या है। अब हम बात करेंगे कि कैंसर का डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। सब दुखी हो गए मेरे बच्चे, डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। बिल्कुल, एज अ डॉक्टर आप ये नहीं बोल सकते हो कि आप दुखी नहीं हो सकते हो। 2-3 दिन तक उस लेडी की शक्ल आंखों के आगे से हटी नहीं थी, रियल में इतना दुख हो रहा था। बट देन दिस इज लाइफ, यू हैव टू मूव ऑन। ऐसा लग रहा था कि और शायद उसे अप्रोच कर लेते और उसको समझा देते। इट इज वेरी डेंजरस। यस, चलो आ जाओ। अब कैंसर के अंदर बेटा अर्ली डिटेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अर्ली डिटेक्शन यानी जल्दी से जल्दी हमें पता चल जाए। अर्ली डिटेक्शन इज एसेंशियल। हम जब भी कैंसर की बात कर रहे हैं तो हम मैलिग्नेंट कैंसर की ही बात कर रहे हैं। तो अगर जल्दी पता होगा तो फैला नहीं है अभी, तो उसका इलाज इजी होगा। अर्ली डिटेक्शन इज एसेंशियल एज इट कैन लीड टू टाइमली ट्रीटमेंट। हम समय पर उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आप मूवीज में सुनते हैं ना, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अब कैंसर पूरी बॉडी में फैल गया है, इनके पूरे शरीर में फैल गया है। आइए, पहला तरीका वही है जो उस लेडी के साथ हमने किया था, यानी एक बायोप्सी लेंगे और उसे भेजेंगे। उसके टिश्यू के अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं है, यानी हिस्टो पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। जैसे अगर लिवर कैंसर है तो लिवर का पीस लेंगे, टिश्यू से सेक्शंस में कट करेंगे, स्टेनिंग डाई डालते हैं और उसके बाद माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं। एज अ गायनोकोलॉजिस्ट हमारा काम तो इतना ही होता है कि हम बायोप्सी लेकर और लैब में भेज दें, फिर लेबोरेटरी वाले जो हैं वो हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। आइए लिखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, हम एक पीस लेंगे जिसमें हमें शक है, अ पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू। अब ऐसा नहीं लिवर में शक है और लंग का टिश्यू ले लो, उसे कट करेंगे सेक्शंस में, इस कट इनटू सेक्शंस, फिर उसकी स्टेनिंग करेंगे, और फिर उसको एग्जामिनेशन करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप, एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप, और फिर पता चल जाएगा कि ये नॉर्मल सेल्स हैं या कैंसरस सेल्स हैं। ठीक है, तो सस्पेक्टेड टिश्यू लेंगे, कट करेंगे सेक्शंस में, स्टेनिंग करेंगे, एग्जामिन करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप। नाउ नंबर 2, अगर मान लो वो ब्लड कैंसर है, बेटा ब्लड कैंसर में मोस्टली WBC का नंबर बहुत हाई हो जाता है।
नॉर्मली WBCs कितने होते हैं, जरा चैट बॉक्स में लिख कर भेजो। तो WBCs का नंबर बहुत हाई हो जाता है। तो हम अगर सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इसे शायद ब्लड कैंसर है, तो हम पहले ब्लड टेस्ट कराते हैं। ब्लड टेस्ट के अंदर RBC, WBC, प्लेटलेट का काउंट आ जाता है, तो WBC का नंबर पता चल जाता है। और अगर ब्लड में बहुत हाई WBC है, तो नेक्स्ट हम बोन मैरो टेस्ट करवाएंगे। बोन मैरो का एग्जामिनेशन, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी सेल्स हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, वो सब हमारी रेड बोन मैरो में बनते हैं। यानी कहीं ना कहीं रेड बोन मैरो के जो स्टेम सेल्स हैं उनमें गड़बड़ है, और इसीलिए वो धड़ाधड़ ट्यूमर सेल्स बना रहे हैं। एक स्टूडेंट ने सही लिखा है 6000 से 8000 पर क्यूबिक mm ब्लड। काफी सारे सही लिख रहे हैं, बाकी कोई 5 से 10,000 लिख रहा है, किसी ने 1.5 से 3.5 लाख, बेटा वो प्लेटलेट्स होते हैं, किसी ने 12,000 अपना ही नंबर बना दिया है। तो ऐसा कृपया करके कतई ना करें। तो ब्लड एंड बोन मैरो एग्जामिनेशन इन ल्यूकीमियाज। बेटा ल्यूकीमिया जो है ये ब्लड कैंसर का नाम है, इसमें WBC काउंट बहुत हाई हो जाता है। ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया मतलब ब्लड कैंसर। हर टेस्ट हर जगह काम नहीं आएगा। कैंसर कौन सा वाला सस्पेक्ट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग डायग्नोस्टिक टूल होता है, ठीक है। इसके अंदर इंक्रीज्ड सेल काउंट हो जाता है, ब्लड सेल काउंट। डिक्रीज लिख देंगे रॉन्ग हो जाएगा। और पर्टिकुलरली एक्चुअली WBC बढ़ते हैं, WBC लाखों में हो जाते हैं WBC। चल थर्ड बहुत इजी है, जिसमें हम एक्सरेज के थ्रू, यानी एक्सरे रेज यानी रेडियोग्राफी। स्टूडेंट्स आपने मैमोग्राफी का नाम सुना है? मैमो मतलब मेमोरी ग्लैंड्स। जब हम ब्रेस्ट कैंसर सस्पेक्ट करते हैं तो हम सबसे पहले ब्रेस्ट की रेडियोग्राफी यानी मैमोग्राफी कराते हैं। उसमें एक्सरेज के थ्रू देखते हैं कि ब्रेस्ट के अंदर कैंसर ट्यूमर है या नहीं है। सो रेडियोग्राफी के अंदर वी यूज एक्सरेज आयोनाइजिंग है या नॉन आयोनाइजिंग, जरा लिख के भेजो मुझे चैट में। बताया है लास्ट क्लास में, यूज एक्सरेज। इससे 2D इमेज बनती है, 2D इमेज आती है। यूज ऑफ एक्सरेज टू ऑब्टेन 2-dimensional image, 2D image of an organ। मैमोग्राफी इसी का एग्जाम्पल है, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं लिखा तो मैं नहीं बता रही हूं। इससे 2D इमेज वाली बात भी एनसीईआरटी में नहीं लिखी है। आयोनाइजिंग रेडिएशन है, बिल्कुल एक्सरेज आयोनाइजिंग है। नॉन आयोनाइजिंग में हमने अल्ट्रा वायलेट रेस पढ़ी थी, अगर आपको याद हो। ये 2D इमेज है, लेकिन अब बेटा हम 2D नहीं, हम 3D इमेज चाहते हैं। यानी उस ऑर्गन की लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ, जो गहराई है, मोटाई है, उसको भी हम चेक करना चाहते हैं। तो होता है CT स्कैन। CT स्कैन का नाम आई एम श्योर आप सबने सुना होगा, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। एक तो इसका फुल फॉर्म आना चाहिए, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, CT स्कैन। CT स्कैन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसमें भी एक्सरेज को यूज करते हैं, पर ये और महंगा है, और सोफिस्टिकेटेड है, और एडवांस्ड है, और इसमें 3D इमेज आती है। तो यहां पर भी यूज होगा वही आयोनाइजिंग रेडिएशन एक्सरेज का, बट इससे 3D इमेज आती है ऑर्गन के अंदर तक, टू ऑब्टेन 3-dimensional, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 3D इमेज आएगी। टू ऑब्टेन 3-dimensional image of internals of organ। ऑर्गन के अंदर तक हम 3D इमेज लेंगे। बेटा इंपॉर्टेंट है कि यहां पर भी एक्सरेज हैं, यहां पर भी एक्सरेज हैं, पर यहां 2D इमेज आएगी, यहां 3D इमेज आएगी, CT स्कैन। अब मूवीज के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा व्हाइट कलर का रहता है और उसके अंदर पेशेंट लेट के अंदर जाता है, देखा होगा। और मूवीज में ऐसा भी दिखाते हैं, जब वो अंदर जा रहा है तो उसे अपना पूरा पास जो है वो दिमाग में घूम रहा है। बेटा वो मशीन जो है वो MRI की मशीन है, यानी नेक्स्ट है MRI।
मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। स्टूडेंट्स, फुल फॉर्म पर भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ऐसा मत सोचो, इसको हल्के में मत लेना बिल्कुल भी। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई। एमआरआई के अंदर हम एक्सरेज यूज नहीं करते हैं, इसमें हम नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन मैग्नेटिक फील्ड्स को यूज करते हैं। इसमें भी बेटा 3D इमेजेस ही आएंगी। बहुत एडवांस्ड है, मोस्ट एडवांस्ड है, मोस्ट महंगी, एक्सपेंसिव भी है, और मोस्ट सेफ है, क्योंकि बेटा आयोनाइजिंग रेडिएशंस जो होते हैं ये ज्यादा खतरनाक होते हैं, ये बॉडी में डीप जा सकते हैं। इवन मैंने आपको पहले भी बताया था, जो रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर्स हैं, वो डॉक्टर्स जो रेडियोग्राफी एक्सरेज करते हैं, वो भी एक शील्ड लगाते हैं। मैंने शायद आपसे शेयर भी किया था, मेरे एक नोन रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं जिन्होंने एक बार इमरजेंसी में गलती से बिना शील्ड के एक पेशेंट का एक्सरे निकाला था, और एक बार में ही उन्हें कैंसर हो गया था, डॉक्टर को कैंसर हो गया था। बहुत खतरनाक होती हैं एक्सरेज जो होती है। तो कोई भी भाई, वो कहते हैं ना, अपना बचाव पहले है, उसके बाद सामने वाला, तो बिल्कुल अपने आप को बचाना है। लिख लो। सो यहां पर इट यूजेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ऊपर दोनों में आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं और यहां पे नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं, इसीलिए सबसे सेफेस्ट भी माना जाता है। ऑन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस टू डिटेक्ट जो भी गड़बड़ हुई है, पैथोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल। पैथोलॉजी मतलब गड़बड़ होना, बीमारी, प्रॉब्लम होना, एंड फिजियोलॉजी मतलब नॉर्मल जो है उसमें। टू डिटेक्ट पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द लिविंग टिश्यू, यानी टिश्यू की फंक्शनिंग में, स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या वो सेल्स कैंसरस सेल्स हैं, ये सब हमें देखने को मिल जाता है। इसमें भी बेटा 3D इमेज ही आएगी। बहुत शानदार, बहुत शानदार टेक्निक है। मैं यहीं पर लिख देती हूं, मोस्ट सेफ टेक्निक, इसीलिए महंगी भी बहुत होता है एमआरआई। एज डॉक्टर्स हम लोग पहले सीटी स्कैन कराते हैं। अगर सीटी स्कैन से ही पता चल जाएगा तो एमआरआई नहीं कराने की जरूरत है, बट अगर सीटी स्कैन से नहीं पता चल रहा तो एमआरआई कराते हैं। अगर हमें लगता है कि नहीं, यहां पर एमआरआई करानी ही करानी है, अपने को और डिटेल में जाना है, इससे और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, तो फिर डायरेक्ट एमआरआई भी कराते हैं। जल्दी से नोट कर लो। लिख लिया सबने? अब कुछ कैंसर्स होते हैं, यानी पहली हो गई बायोप्सी एंड एचपी, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। दूसरा हो गया ब्लड टेस्ट या बोन मैरो टेस्ट, पर्टिकुलरली ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया में। रेडियोग्राफी में एक्सरेज लेंगे यूज, सीटी स्कैन में भी एक्सरेज लेंगे, बट नॉर्मल रेडियोग्राफी में 2D इमेज आएगी, सीटी स्कैन में 3D इमेज आएगी। सीटी मतलब कंप्यूटेड टोमोग्राफी, और एमआरआई में नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड मैग्नेटिक फील्ड्स को यूज करेंगे। 3D इमेज यहां पर भी आएगी। चलिए अब नेक्स्ट, एंटीबॉडीज against specific cancerous antigens। स्टूडेंट समझो, वैसे तो अभी हमने इम्यूनिटी नहीं पढ़ी है, ऐसा समझ लो कुछ ऐसे कैंसर्स होते हैं, जैसे मान लो ये कैंसर सेल है, सपोज करो प्रोस्टेट का कैंसर है, प्रोस्टेटिक कैंसर। बेटा प्रोस्टेट हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ लिया है इसी कोर्स के अंदर, इसी बैच में। प्रोस्टेट मेल्स में जो ब्लैडर के नीचे एक ग्लैंड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, उसमें कैंसर बहुत कॉमन है। एल्डरली मेल में, बुजुर्गों में प्रोस्टेट का कैंसर बड़ा कॉमन होता है। तो प्रोस्टेट के कैंसर में क्या होता है, जो कैंसर का सेल होता है वो, उस पर कुछ ऐसे एंटीजेंस, ऐसा समझ लो कुछ प्रोटीन्स या शुगर एंड प्रोटीन्स बन जाते हैं। ये पर्टिकुलरली प्रोस्टेट के कैंसर में बनेंगे। तो जिस इंसान को प्रोस्टेट कैंसर है, उसका जो इम्यून सिस्टम है, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, वो इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है, वो इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है, इस एंटीजन के खिलाफ, ताकि वो एंटीबॉडी इस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर सके, मार सके।
तो अगर हमने उस इंसान का ब्लड टेस्ट करवाया और उसके ब्लड के अंदर हमें प्रोस्टेट वाले एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज मिल गई, इसका मतलब उसे प्रोस्टेट कैंसर है। पर्टिकुलरली प्रोस्टेट कैंसर में एंटीबॉडीज बनती हैं अगेंस्ट पर्टिकुलर एंटीजन। हर कैंसर में ऐसा नहीं होता कि ऐसे एंटीजन बने और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बने, ठीक है। इन सर्टेन कैंसर्स, ऑल कैंसर्स नहीं, इन सर्टेन कैंसर्स। एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, हालांकि एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी में नहीं दिए। चलिए आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा इंटरेस्टिंग है और जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है, सुनो मेरे को ध्यान से। मान लो एक इंसान है, पहले सुनना, हाँ डिटेक्शन बेटा, ये सब डिटेक्शन है, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस या कहो डिटेक्शन एक ही बात है। कैंसर का पता लगा रहे हैं, कैंसर का पता लगा रहे हैं। चल सपोज करो एक इंसान है, लिखना मत, जिसके फैमिली में लंग कैंसर की हिस्ट्री है। अब वैसे तो कैंसर ऐसा नहीं होता कि इनहेरिट होता है, जीन्स जो होते हैं, बट कुछ कुछ कैंसर्स हैं जिनका कुछ कुछ जेनेटिक बेसिस होता है। सपोज करो एक इंसान है, उसकी फैमिली में लंग कैंसर की हिस्ट्री है, उसके पापा को या दादाजी को या परदादाजी को या उसकी बुआ को, किसी को कैंसर था लंग का। अब हमें ये बात मालूम है, हमें उसकी हिस्ट्री मालूम है, तो बेटा कुछ पर्टिकुलर जीन्स होंगे जो लंग कैंसर की प्रोबेबिलिटी, संभावना को ज्यादा करते हैं। मतलब एक इंसान है, सपोज ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, बी पर्सन की फैमिली में लंग कैंसर की हिस्ट्री है, ए पर्सन की फैमिली में लंग कैंसर की कोई हिस्ट्री नहीं है, किसी को लंग कैंसर नहीं हुआ है 3 4 5 जनरेशन तक। तो एक कुछ ऐसा जीन होगा जो इस बी वाले के अंदर ज्यादा जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा अगर इस इंसान ने टोबैको स्मोक की, सिगरेट स्मोकिंग की। और इसको भी लंग कैंसर हो सकता है अगर ये सिगरेट स्मोकिंग लगातार लंबे टाइम तक करेगा, पर चांस, रिस्क थोड़ा कम है। तो हम क्या करेंगे, हम उन जीन्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो फैमिली हिस्ट्री जिस कैंसर की है उससे रिलेटेड है, और अगर वो जीन्स मौजूद हैं तो हम इस बी वाले इंसान को कहेंगे, देखो भाई आपके फैमिली में लंग कैंसर की हिस्ट्री है, आप तंबाकू से, निकोटिन से, स्मोक से कोसों दूर रहना, वरना आपको लंग कैंसर होने का ज्यादा चांस है, तो उसे छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे कर कर हमने उन जीन्स का कैंसर होने के पहले ही पता कर लिया। आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन्स, अभी कैंसर हुआ नहीं है उस इंसान को, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन्स। बेटा हमने प्री डायग्नोसिस कर लिया, प्री डायग्नोसिस मतलब कैंसर तो हुआ ही नहीं है, ऐसा नहीं है कैंसर का डायग्नोसिस करना है, हमने तो कैंसर का चांस बढ़ाने वाले जीन्स का डायग्नोसिस कर लिया। और ऐसा हमने किस में किया, जिनमें उस पर्टिकुलर कैंसर होने का खतरा है। लिखो एक बार इतना, यानी हम यहां क्या कर रहे हैं, डिटेक्शन ऑफ जीन्स, डिटेक्शन ऑफ जीन्स इन इंडिविजुअल्स, ऐसे इंसानों के अंदर हम जीन्स को आइडेंटिफाई करेंगे, इन इंडिविजुअल्स विथ इनहेरिटेड ससेप्टेबिलिटी, इनहेरिटेड ससेप्टेबिलिटी, उसमें चांस है उसके होने का, ससेप्टेबिलिटी, इनहेरिटेड ससेप्टेबिलिटी टू सर्टेन कैंसर्स। कोई पर्टिकुलर कैंसर के लिए अगर उस खानदान में हिस्ट्री है, इनहेरिटेड ससेप्टेबिलिटी टू सर्टेन कैंसर, तो हम उस जीन का पता कर लेंगे। नाउ आइडेंटिफिकेशन ऑफ, अगर हमने पहचान लिया कि इस इंसान के अंदर वो जीन मौजूद है जो लंग कैंसर का चांस बढ़ा देता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन्स विच प्रीडिस्पोज, यानी चांस बढ़ा देता है, विच प्रीडिस्पोज इंडिविजुअल टू दैट कैंसर, टू दैट कैंसर, हेल्प इन
हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ कैंसर, हम कैंसर होने से बचा सकते हैं। कैसे बचाएंगे? हम उसे कहेंगे तुम्हें तंबाकू नहीं लेना, तुम्हें स्मोकिंग नहीं करनी है। अगर हमने उस जीन को पहचान लिया जो हाई रिस्क कर रहा है उस पर्टिकुलर कैंसर के लिए, तो हम कैंसर होने से बचा सकते हैं। बेटा ये इलाज नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है, ये बचाव है। कैसे? बाय avoiding contact with that particular carcinogen, to which they are susceptible। आ रहा है एक एक वर्ड समझ में? ये एनसीईआरटी का वो टॉपिक है जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता। आप उसको बोलोगे कि आपको उस पर्टिकुलर कार्सिनोजन को अवॉइड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, लंग कैंसर अगर है तो टोबैको स्मोक अवॉइड करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल, अवॉइड टोबैको स्मोक अगर हिस्ट्री है लंग कैंसर की, आप उससे बचना चाहते हो। टोबैको स्मोक इन लंग कैंसर। मैं आपको फिर से बताती हूं, जैसे मान लीजिए एक इंसान है, वो आपके पास आया, उसके फैमिली में लिवर कैंसर की हिस्ट्री है। हम उसका टेस्ट करेंगे और अगर उसके अंदर ऐसे जीन्स हैं जो लिवर कैंसर होने का रिस्क थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो हम उसे कहेंगे कि आपको शराब से कोसों दूर रहना है, वरना आपको लिवर कैंसर होने का ज्यादा चांस है बजाय एक ऐसे इंसान के जिसके अंदर फैमिली हिस्ट्री नहीं है लिवर कैंसर की। आया समझ में? अब ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान शराब पिए और इसको कैंसर ना भी हो जिसके फैमिली हिस्ट्री है, और दूसरा जिसके फैमिली हिस्ट्री नहीं है उसको थोड़ी शराब पीने में ही लिवर कैंसर हो जाए, वो चांस की बात है। बट हाँ, हमको तो साइंटिफिकली चलना है, ठीक है? इससे बेटा बचाव हो रहा है, हम अवॉइड कर रहे हैं कॉन्टैक्ट विद दैट पर्टिकुलर कार्सिनोजन। इसमें फैमिली हिस्ट्री है, इनहेरिटेड मतलब फैमिली हिस्ट्री ऑफ दैट कैंसर, पर्टिकुलर कैंसर। जैसे मैं आपको यहां पर एक मजेदार बात बताती हूं जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन नहीं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर जब मैंने आपको पढ़ाया था कॉन्ट्रासेप्शन, याद है मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी लेडी के फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है तो हम लोग उसको ईस्ट्रोजन ओनली, मतलब ईस्ट्रोजन ओनली तो नहीं आती है, ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बिनेशन वाली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं देते हैं, हम उस लेडी को ओनली प्रोजेस्टेरॉन मिनी पिल्स देते हैं, क्योंकि ईस्ट्रोजन ब्रेस्ट कैंसर के होने के चांसेस को इंक्रीज करता है, हाई रिस्क कर देता है। तो अगर किसी की मम्मी, नानी, मौसी को ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है तो उन्हें कभी भी ये माला डी, माला एन जो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं जिसमें भी ईस्ट्रोजन है वो नहीं लेना चाहिए। इवन आईयूडी भी वो नहीं लगाना चाहिए जिसमें ईस्ट्रोजन है। कितने लोगों को ये बात याद आ रही है? क्योंकि उनको ज्यादा चांस है ब्रेस्ट कैंसर होने का बजाय एक नॉर्मल। ऐसा भी हो सकता है कि एक लेडी जिसके फैमिली में कभी ब्रेस्ट कैंसर नहीं हुआ वो कंबाइंड ओरल पिल्स ले और उसको ब्रेस्ट कैंसर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यहां रिस्क ज्यादा होगा। याद आ रहा है? चलिए अब आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे नादान परिंदों, अब हम आएंगे ट्रीटमेंट पर। ट्रीटमेंट तो हमने देखा कैंसर का रीजन क्या है, कॉजेस, कार्सिनोजेंस, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। फिर हमने देखा 2 टाइप्स ऑफ कैंसर कौन से, और फिर कैंसर का डायग्नोसिस कैसे होता है। अब हम बात करेंगे इलाज की, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। स्टूडेंट्स बड़ा ध्यान रखना कि क्वेश्चन ट्रीटमेंट पर आया है या डायग्नोसिस पर आया है। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अब कैंसर का ट्रीटमेंट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एक्चुअली। आपको नीट क्लियर करना पड़ेगा, आपको 4.5 years का MBBS 4 प्रॉफ्स क्लियर करने पड़ेंगे, आपको रूरल पोस्टिंग अगर है तो वो पहले इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको प्री पीजी क्लियर करना पड़ेगा एग्जाम, नीट से भी और टफ, और उसके बाद आपको
MS सर्जरी करना पड़ेगा, और उसके बाद या MD फिजिशियन करना पड़ेगा 3 साल का, 2 साल का, 3 साल का, MD MS 3 साल का, और उसके बाद फिर आपको सुपर स्पेशलाइजेशन करके आप कैंसर फिजिशियन या कैंसर सर्जन, ऑन्को सर्जन या ऑन्कोलॉजिस्ट बनेंगे। तब आप एक्चुअली किस कैंसर को कैसे ट्रीट करते हैं वो समझेंगे। बेटा कैंसर में कहां का कैंसर है, किस स्टेज का कैंसर है, कितना फैला हुआ कैंसर है, पेशेंट की एज कितनी है, वो सब मिलाकर डिसीजन होता है। 2+2 4 नहीं होता है। जनरली कॉम्बिनेशन से ट्रीट किया जाता है। पहला सर्जरी कर उस ट्यूमर को निकाल देना। ये मोस्टली बिनाइन ट्यूमर्स में होता है जो स्प्रेड नहीं होते, या मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में भी अगर वो ज्यादा फैला नहीं है तो जहां जहां पर वो है। सर्जरी के अलावा रेडियो थेरेपी देते हैं। रेडियो यानी रेडिएशंस के थ्रू जो कैंसरस सेल्स हैं उन्हें मार देते हैं। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, सुपर स्पेशलिस्ट ही ऐसा कर सकते हैं ताकि नॉर्मल सराउंडिंग सेल्स डैमेज ना हो, उसकी केयर करते हुए। और इसके अलावा दवाइयां, ड्रग्स, केमिकल्स आते हैं, कीमोथेरेपी। आप सबने मूवीज में देखा होगा, ए दिले मुश्किल, अब आज जाके पिक्चर मत निपटा देना कि गुरु माँ ने होमवर्क दिया है, जिसमें गंजे हो जाते हैं। कैंसर पेशेंट्स को गंजा दिखाते हैं क्योंकि कीमोथेरेपी में हेयर लॉस होता है, पेशेंट एकदम सफेद पड़ जाता है क्योंकि कीमोथेरेपी के अंदर एनीमिया हो जाता है, आरबीसीज टूटते हैं, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। कीमोथेरेपी अब तो शायद आप लोगों ने बहुत सुना भी होगा, जैसे सोनाली बेंद्रे को कैंसर हुआ था, या मनीषा कोइराला, ये हीरोइंस को कैंसर्स हुए, दे हैव बीन सर्वाइवर्स, ब्रेव स्ट्रॉन्ग सर्वाइवर्स ऑफ कैंसर्स, और इन्होंने अपनी जर्नी शेयर करी है। महिमा चौधरी जो परदेश मूवी में थी, इन सबको कैंसर्स हुए थे। सोनाली बेंद्रे को जब कीमोथेरेपी हुई थी, या इवन हिना खान, यस हिना खान जो बहुत पॉपुलर बिग बॉस की कंटेस्टेंट रही हैं, टेलीविजन एक्ट्रेस रही है, उसे भी अभी कैंसर डायग्नोज हुआ है, उसकी कीमोथेरेपी चल रही है। कीमोथेरेपी में पूरे बाल उड़ जाते हैं, आजकल तो विग्स आते हैं, ह्यूमन हेयर विग्स वगैरह वो पेशेंट्स लगाते हैं। इट इज वेरी वेरी पेनफुल। तो जनरली सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी का कॉम्बो दिया जाता है। कुछ कैंसर्स में पहले रेडियोथेरेपी देते हैं, फिर सर्जरी करते हैं, फिर कीमोथेरेपी उसके बाद देते हैं। कुछ में पहले सर्जरी करके निकालते हैं, फिर रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी करते हैं। उसके लिए आपको इतने साल देने पड़ेंगे, सुपर स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए अब हम ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर्स में इन सब बातों को लिख लेते हैं। 3 कॉमन अप्रोचेस हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सर्जरी। सर्जरी में तो कुछ नहीं है, सर्जरी कर उसको निकालना, तो सर्जरी। दूसरा रेडियोथेरेपी। रेडिएशंस देते हैं बेटा, रेडिएशंस, आयोडीन 131, कोबाल्ट 60, ऐसे रेडिएशंस दिए जाते हैं, कैंसर सेल्स को डैमेज किया जाता है। यहां पर कैंसरस सेल्स आर इररेडिएटेड, यानी रेडिएशंस देंगे, आर इररेडिएटेड लीथल मतलब जानलेवा, उन्हें मार देंगे लीथली। टेकिंग केयर ऑफ सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू, जो आसपास का नॉर्मल टिश्यू है वो कहीं डैमेज ना हो जाए, वो ध्यान देना पड़ता है। टेकिंग केयर ऑफ नॉर्मल टिश्यूज सराउंडिंग, किसको सराउंड कर रहा है? सराउंडिंग द ट्यूमर मास। ट्यूमर मास के आसपास का जो नॉर्मल टिश्यू है उसका प्रॉपर केयर की जाएगी। टेकिंग केयर ऑफ सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू, लीथली यानी जानलेवा, इररेडिएटेड यानी रेडिएशंस, कोबाल्ट 60, आयोडीन 131 बहुत कॉमन है। देन कीमोथेरेपी में दवाइयां देंगे, दवाइयां, ड्रग्स। आपने अगर नाम सुना हो सदाबहार, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, पेड़ हैं जिनसे केमिकल्स मिलते हैं। सो ड्रग्स गिवन टू किल कैंसरस सेल्स। ये कहने को बड़ा आसान है, हम लिख रहे हैं, पर इसके लिए सालों की नॉलेज लगती है, years, ड्रग्स गिवन टू किल। इसके साइड इफेक्ट्स हैं, कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स हैं। 2 साइड इफेक्ट्स हमें आने चाहिए, मैंने आपको मूवीज के थ्रू ऑलरेडी याद करा दिए। एक तो बाल उड़ जाते हैं, हेयर लॉस, बहुत क्वेश्चन आता है बेटा, और एक एकदम चेहरा सफेद पड़ जाता है, एनीमिया, और भी होते हैं एक्सेट्रा। काफी पेनफुल होती है कीमोथेरेपी, वेरी पेनफुल। हैट्स ऑफ टू दोज पीपल
who undergo through this. लिख लीजिएगा, kill cancerous cell, kill cancerous cells. नाउ ज्यादातर कैंसर्स इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ट्रीट होते हैं. ये तीन मोस्ट कॉमन अप्रोच हैं. मोस्ट कैंसर्स ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ above three, combination of above three approaches. हर केस अलग, हर कैंसर अलग, हर पेशेंट अलग. तो ये मोस्ट कॉमन तरीके हैं. मोस्ट कैंसर्स कॉम्बिनेशन ऑफ above three. सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी. रेडियोथेरेपी में रेडिएशंस यूज करेंगे, कीमोथेरेपी में दवाइयां, केमिकल ड्रग्स देंगे. रेडियोथेरेपी में नॉर्मल टिश्यू की केयर करते हुए रेडिएशंस देंगे, और कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स हैं बाल उड़ जाना यानी हेयर लॉस और एनीमिया, एकदम सफेद चेहरा पड़ जाता है. अजीम, इररेडिएटेड का मतलब है बेटा रेडिएशंस गिवन, रेडिएशंस गिवन. और लीथल का मतलब है जानलेवा, उसे मार देंगे, जानलेवा. उन कैंसरस सेल्स को किल कर देंगे, किल. ठीक है, चलिए आइए चौथा तरीका सीखते हैं. अब फोर्थ लिख लूं, सबने लिख दिया? एक बार हेडिंग लिखो फिर मैं समझाती हूं. इम्यूनोथेरेपी एक बार लिख लो, एक बार लिखो, समझो. देखो, काफी सारे ऐसे कैंसर के सेल्स होते हैं जो हमारा इम्यून सिस्टम से बच जाते हैं. हमारा इम्यून सिस्टम उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाता, और बेटा जब डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा तो उनके खिलाफ कुछ कर नहीं पाएगा. मैंने क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि सम कैंसरस सेल्स, कुछ कैंसर के सेल्स, सम कैंसरस सेल्स अवॉइड, बच जाते हैं बेटा, अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन. जब पहचाने ही नहीं जाएंगे, जब डिटेक्ट ही नहीं होंगे तो इम्यून सिस्टम कुछ नहीं कर पाएगा. डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम, बाय इम्यून सिस्टम. बेटा इम्यून सिस्टम ऐसा समझ लो, हमारे बॉडी का वो सिस्टम है जो जब भी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई कुछ भी फॉरेन एंटर करता है तो उसे मारता है, हमारी रक्षा करता है, हमारी रक्षा करता है. तो बेटा कुछ कैंसर के जो सेल्स हैं उसे इम्यून सिस्टम पहचान नहीं पाएगा, और जब पहचान नहीं पाएगा तो मार नहीं पाएगा. अब कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जैसे अल्फा इंटरफेरॉन्स, प्रोटीन्स हैं ऐसा समझ लो, ये हमारे इम्यून सिस्टम को मदद करते हैं, उसे स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं कि वो इन कैंसर सेल्स को डिटेक्ट कर ले, और जब डिटेक्ट कर लेगा तो इन्हें मार देगा. तो मारने का काम इम्यून सिस्टम कर रहा है, इसीलिए इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी. ये क्या करते हैं? अब इस केस में क्या होगा? सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक अल्फा इंटरफेरॉन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एक सेकेंड ना, मैंने स्पेलिंग गड़बड़ लिख दी है. अल्फा इंटरफेरॉन गिवन, इस केस में हमने अल्फा इंटरफेरॉन दिया. ये क्या करेंगे? ये हेल्प करेंगे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में. अब इम्यून सिस्टम पहचान पाएगा कैंसरस सेल को और मार पाएगा. सो एक्टिवेट इम्यून सिस्टम, और जब एक्टिवेट कर पाएगा देन हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग ट्यूमर. इस अल्फा इंटरफेरॉन ने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया और ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करवा दिया. ये सब किसने करवाया है बेटा? अल्फा इंटरफेरॉन ने करवाया है. अब इसे क्या कहते हैं? देखो, इसने क्या किया है, इसने हमारे बॉडी का, हम लिविंग है, हमारे बॉडी का जो रिस्पॉन्स है उसे बदल दिया. पहले हमारे बॉडी का
जो इम्यून सिस्टम है वो इन कैंसर सेल्स को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था, डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा था, उसका ये रिस्पॉन्स था। पर अल्फा इंटरफेरॉन ने इस रिस्पॉन्स को बदल दिया, तो इन्हें कहते हैं बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स, इन्होंने बायोलॉजिकल यानी लिविंग बॉडी के रिस्पॉन्स को बदल दिया। BRM, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स, जिसका एक एग्जाम्पल है अल्फा इंटरफेरॉन। तो इम्यूनोथेरेपी बाय गिविंग बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स लाइक अल्फा इंटरफेरॉन। स्टूडेंट्स, आपके लेवल पर इतना ही है, अदरवाइज एक और बड़ा जबरदस्त होता है। एक्चुअली जब भी कैंसर वर्ड यूज कर रहे हैं तो हम बेसिकली मैलिग्नेंट की बात कर रहे हैं। तो बेटा मैलिग्नेंट कैंसर्स में क्या होता है, हमारे बॉडी में एक प्रॉपर्टी है मेटास्टेसिस। तो जब भी मैलिग्नेंट कैंसर के सेल्स ब्लड के थ्रू न्यू ऑर्गन में जाएंगे तो वहां पर न्यू फिर से कैंसर का ट्यूमर बनेगा और नई नई ब्लड वेसल्स भी बनती हैं ताकि वो उसे और आगे लेके जाएं। तो एक तरीका ये भी होता है, कुछ ऐसे भी केमिकल्स आते हैं हमारा इम्यून सिस्टम बनाता है जिससे वो नई नई ब्लड वेसल्स नहीं बनती, तो वो फैलना रुक जाता है। और बाकी सर्जरी या रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी से जो ओरिजिनल है उसे हम मार देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, यहां तक जिसको समझ आ गया, याद हो गया, जरा जल्दी से मुझे यस या थम्स अप दे दीजिए। कम ऑन एवरीबॉडी। यहां पर हमारा कैंसर कंप्लीट होता है। कैंसर, जल्दी से मुझे यस या थम्स अप दे दो। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर कंप्लीट हो गया है। यहां पर मैं केवल एक शब्द अब इंट्रोड्यूस कर रही हूं बेटा, नोट करके। एक वर्ड होता है कार्सिनोमा। 85% कैंसर्स कार्सिनोमा होते हैं, यानी कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। स्टूडेंट्स, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, पर इस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है, इसीलिए मैंने ये बात लिखवा दी है। दिस इज आउट ऑफ एनसीईआरटी PYQ। इसका ट्रीटमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, ट्रीटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली हम क्या कह रहे हैं कि कैंसर सेल्स का ही तो बना है। तो सेल्स जो हैं वो या तो एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स होते हैं या कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स होते हैं जो ट्यूमर बनाते हैं। अगर कनेक्टिव टिश्यू का सेल उससे ट्यूमर बन रहा है तो उसे सार्कोमा बोलते हैं, और अगर एपिथेलियल टिश्यू का सेल है उससे कैंसर हो रहा है तो उसे कार्सिनोमा बोलते हैं। ज्यादातर ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, लंग कैंसर, लिवर कैंसर, ओरल कैंसर्स, ज्यादातर कैंसर्स जो है बेटा वो कार्सिनोमा होते हैं, यानी एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स हैं जो कैंसरस कन्वर्ट हो गए हैं, लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ सेल कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, और वो ट्यूमर्स बना रहे हैं। बस इतना आना चाहिए। जल्दी से यस या थम्स अप भेज दो, ठीक है। चलो आइए जी, एनसीईआरटी ओपन करिए। लेट्स मास्टर एनसीईआरटी। कम ऑन एवरीबॉडी, ओपन योर एनसीईआरटी एंड लेट्स मास्टर एनसीईआरटी। कैंसर वाला टॉपिक सब लोग निकाल लीजिए, कैंसर का टॉपिक सब निकाल लो। ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, लास्ट क्लास, कि कैंसर वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, और कैंसर के अंदर ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, यानी नॉर्मल सेल कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए, हमने ये भी क्लास में पढ़ लिया था कि इसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी लूज हो जाती है और मास ऑफ सेल्स बन जाते हैं जिसे हम ट्यूमर कहते हैं। ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। चल, ट्यूमर्स दो तरीके के हैं, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। प्लीज मेरे साथ मार्क करिए। बिनाइन ट्यूमर रिमेन कन्फाइंड टू ओरिजिनल लोकेशन, डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स, यानी लेस डेंजरस है, लिमिटेड डैमेज है। लेकिन मैलिग्नेंट कैंसर्स जो हैं ये मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स हैं, इसे नियोप्लास्टिक या ट्यूमर सेल्स या मैलिग्नेंट सेल्स कहते हैं। ये बहुत रैपिडली ग्रो करेंगे, वहां का जो आसपास का टिश्यू है
सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू उसको डैमेज कर देंगे, फिर एक्टिवली डिवाइड करेंगे, ग्रो करेंगे और इन नॉर्मल टिश्यूज को भूखा मार देंगे, इनके जरूरी न्यूट्रिएंट्स खुद खा जाएंगे। और उसके बाद ये ट्यूमर्स के सेल्स दूर दूर जाएंगे ब्लड के थ्रू, और जहां भी पहुंचेंगे बॉडी में वहां फिर से नया ट्यूमर बना देंगे, और ऐसे करके ये फैलते जा रहे हैं। इस स्प्रेडिंग की प्रॉपर्टी को मेटास्टेसिस कहते हैं। ये सबसे डरावनी प्रॉपर्टी है इस मैलिग्नेंट ट्यूमर की। एक्चुअली जो कैंसर कहते हैं वो इसी मैलिग्नेंट ट्यूमर को ही कहा जाता है एक्चुअली। यहां पर ये चीज लिख लो बेटा, मैलिग्नेंट सेल्स, नियोप्लास्टिक सेल्स और ट्यूमर सेल्स भी कहते हैं, ट्यूमर सेल्स, ये सारे नाम है ट्यूमर सेल्स। एक्चुअली जो कैंसर कहा जाता है वो यही है एक्चुअली दिस इज द कैंसर, कैंसर जो फैलता है एक्चुअली। ठीक है, चलिए अब एनसीईआरटी पे वापस आ जाते हैं। कॉजेज ऑफ कैंसर जो है बेटा ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आई होप आप सबका ये ऑलरेडी मार्क्ड होगा। चलिए आइए अब हम आ जाते हैं डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस पर। अर्ली डिटेक्शन एसेंशियल है, तभी हम इसे टाइम पर ट्रीट कर पाएंगे, वरना मैलिग्नेंसी है, मेटास्टेसिस हो जाएगा, फैल जाएगा। पहला है बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। दूसरा है ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट। ब्लड एंड बोन मैरो हम ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर जिसमें इंक्रीज सेल काउंट है वहां करवाते हैं। बाकी बायोप्सी के अंदर जो सस्पेक्टेड टिश्यू है उसे सेक्शंस में कट करेंगे, स्टेन करेंगे और माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन करेंगे। थर्ड टेक्निक है रेडियोग्राफी जिसमें एक्सरेज यूज करके 2D इमेज निकलेगी। फिर है कंप्यूटेड टोमोग्राफी जिसमें 3D इमेज निकलेगी। और फिर MRI जिसमें हम नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन या मैग्नेटिक फील्ड्स को यूज करेंगे। तो सीटी स्कैन में एक्सरेज का यूज करके 3D इमेज निकलेगी और MRI में मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन से हम पता करेंगे। बेटा ये सेफेस्ट टेक्निक होती है और इसमें भी 3D इमेज ही निकलती है। इसके अलावा एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हो पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ जो बनती है। और इसके अलावा ये है वो लास्ट वाली टेक्निक। देखिए अगर कोई इंसान है जिसमें कोई पर्टिकुलर इनहेरिटेड फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की, अगर हम उस जीन को आइडेंटिफाई कर लें तो बहुत हेल्पफुल है कि हम कैंसर होने से बचा सकते हैं। हम उसे कहेंगे, एडवाइस करेंगे टू अवॉइड एक्सपोजर टू पर्टिकुलर कार्सिनोजन जिसके लिए वो ससेप्टेबल हैं। जैसे अगर लंग कैंसर की हिस्ट्री है तो हम उसे बोलेंगे आप टोबैको स्मोक मत करिए। ठीक है, चलो यहां पे बेटा एक वर्ड और ऐड करो, नोट्स में जाओ, जहां आपने बायोप्सी लिखी है वहां पर थिन सेक्शंस में कट करते हैं, पतले पतले सेक्शंस काटते हैं। इसे थिक कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। एनसीईआरटी का एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करना। थिन सेक्शंस लिखो, थिक नहीं, थिन। थिक कर देंगे तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। चलो अब आ जाओ, हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर पर। कॉमनली कैंसर में 3 होते हैं, सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी। चलो पहले रेडियोथेरेपी की बात करते हैं। रेडियोथेरेपी में इररेडिएटेड यानी रेडिएशंस देंगे जानलेवा, लीथली, लेकिन नॉर्मल टिश्यू को केयर करेंगे, उसे रेडिएशन नहीं जाने चाहिए, उन्हें नहीं मरना चाहिए। कीमोथेरेपी में हम ड्रग्स यूज करेंगे, दवाइयां, टू किल कैंसरस सेल। ठीक है, इसमें हेयर लॉस, एनीमिया, पर्टिकुलर साइड इफेक्ट्स होते हैं कीमोथेरेपी के। ज्यादातर कैंसर्स जो हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी से ही ट्रीट किए जाते हैं। इसके अलावा अल्फा इंटरफेरॉन्स जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स हैं, कुछ ट्यूमर सेल्स जो डिटेक्ट नहीं हो पाते और इसीलिए डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते हैं बाय इम्यून सिस्टम, उस केस में अल्फा इंटरफेरॉन इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा और डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर सेल्स में हेल्प करेगा। ये बेटा इम्यूनोथेरेपी है, जल्दी से नोट कर लीजिए, इम्यूनोथेरेपी। स्टूडेंट्स ये तो कॉमन अप्रोचेस लिखा है, एक्चुअली सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी वो सब कॉमन अप्रोच हैं। ज्यादातर कैंसर सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी से ही ट्रीट किए जाते हैं। चलो इतना हो गया सबका।
अब एनसीईआरटी अपनी बंद कर दीजिए और प्लीज नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा एलर्जी। एलर्जी, एलर्जी। क्वेश्चंस कराऊंगी, बिल्कुल क्वेश्चंस कराऊंगी, उसके बिना कैसे काम चलेगा। एलर्जी, छोटा सा टॉपिक है पर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलो समझो, एलर्जी से आप क्या समझते हो? कभी किसी को कोई एलर्जी हुई है? क्वेश्चंस कराऊंगी बेटा अमित। एलर्जी मतलब खुजली होने लग जाना, खांसी आने लग जाना, छींक आने लग जाना। आपने देखा होगा कभी कहीं गए तो एकदम से एलर्जी हो गई। आपने बॉटनी के अंदर क्लास 12th में फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कंप्लीट कर लिया होगा। वहां पर आपको मैम ने, सर ने पोलन एलर्जी पढ़ाई होगी। कई लोगों को पोलन से एलर्जी होती है, यानी हवा के थ्रू, एयर के थ्रू कुछ ऐसे प्लांट्स उनके एनवायरनमेंट में आसपास होंगे जिसके पोलन ग्रेन्स जब इनहेल होते हैं तो उन्हें सांस लेने में तकलीफ होना, छींक होना, खांसी आना, आंखों से पानी आना, ये सब होने लगता है। बेटा ये क्या है? या अस्थमा, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस, क्लास 11th में आपने पढ़ा। अस्थमा, अस्थमा में किसी को धुएं से एलर्जी है, किसी को धूल से एलर्जी है, किसी को जानवरों के जो हेयर होते हैं उससे एलर्जी होती है, किसी को दही से एलर्जी हो जाती है। जैसे मैं मेरे घर की बात करूं तो अगर बहुत दिन तक, जैसे आपने विंटर्स में ब्लैंकेट्स, जो कंबल है, रजाइयां हैं, उसे तकिए हैं, कोई पिलो कवर्स हैं, आपने उसे अंदर रख दिया, जो स्टोर है टाड़ पे या जो बॉक्सेस हैं बेड में वहां पर, और आप उसे अगले सीजन में निकालेंगे और अगर बिना धोए यूज करा तो उसकी जो स्मेल है, डस्ट है, उससे मेरे हस्बैंड को एलर्जी है। तो जैसे अगर वो ब्लैंकेट तक उनने पहना या इवन लास्ट सीजन के जो कपड़े हैं, वूलन्स हैं, स्वेटर्स वगैरह हैं, उसे अगर बिना वॉश करे या ड्राई क्लीन कराए पहना तो तुरंत छींक आती है, तुरंत धड़ाधड़ धड़ाधड़ लगातार स्नीजिंग होती है। और जैसे ही आप उसे हटाओगे बंद, छींक बंद। ये क्या? ये एलर्जी है। अब इसका मतलब क्या है? ये क्यों हो रहा है? समझो भाई, अपन कहते हैं ना मुझे झूठ से एलर्जी है, मुझे धोखेबाज लोगों से एलर्जी है, मुझे वो पसंद नहीं है। इसका मतलब किसी के लिए दही नॉर्मल है, किसी के लिए धुआं नॉर्मल है, किसी के लिए धूल नॉर्मल है, पर उस इंसान जिसे एलर्जी है उसके इम्यून सिस्टम गड़बड़ा जाता है, घबरा जाता है। अरे ऐसे कैसे धूल आ गई, ऐसे कैसे धुआं आ गया, अरे दही कैसे खा लिया, अरे टमाटर कैसे खा लिया, तो वो रिएक्ट करता है। हाइपर सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव। देखो एक शब्द होता है सेंसिटिव होना, यानी संवेदनशील होना। मैं सेंसिटिव हूं, मुझे पता है कि आप लोग कैसे मेहनत से पढ़ते हो, मैं समझ सकती हूं। और एक होता है मैं हाइपर सेंसिटिव हूं, अरे यार मैं कैसे करूंगी, अरे यार ये तो मुझसे होगा ही नहीं। ये हाइपर सेंसिटिविटी है। रिस्पॉन्स बढ़ा चढ़ाकर हो रहा है, एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स है हमारे इम्यून सिस्टम का। वो बोलना चाहते हैं नहीं मुझे पसंद ही नहीं, दही, छींके, नाक बहना, आंखों से पानी आना, खुजली होना, तुरंत एलर्जी, निकालो बाहर, खाना मत दोबारा। एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स है, हाइपर सेंसिटिव है इम्यून सिस्टम उस पर्टिकुलर चीज के लिए हमारे एनवायरनमेंट में आसपास जो है। तो वो दही, वो टमाटर, वो डस्ट, वो धूल, वो धुआं जो भी एलर्जी करवाता है उसे एलर्जन बोलते हैं। एलर्जन। कितने लोगों को किसी चीज की एलर्जी है? जरा लिखकर बताइए। सो व्हाट इज एलर्जी? इट इज एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स। बेटा एग्जैजरेटेड का मतलब बढ़ा चढ़ाकर, खतरनाक, ओवर। जैसे मैं आपको कोई कहानी बढ़ा चढ़ाकर सुनाऊं, बोलते ना फेंको मत हम लपेट रहे हैं। एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। बोलते ना यार इतना क्या तुम हाय तौबा मचा रहे हो, इतना क्या आप उसका बवाल मचा रहे हो। बस इम्यून सिस्टम बवाल मचा देता है। एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टुवर्ड्स सर्टेन एंटीजेंस, सर्टेन एलर्जेंस, सर्टेन एलर्जेंस। जो एलर्जी करे वो एलर्जन कहलाता है। प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट, प्रेजेंट इन एनवायरमेंट।
भैया वो स्क्रीन। तो एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स है हमारे इम्यून सिस्टम का पर्टिकुलर एलर्जन के खिलाफ जो हमारे वातावरण में मौजूद है। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है, अब एलर्जेंस कौन से हो सकते हैं? एलर्जेंस के कुछ एग्जाम्पल्स। वैसे बेटा किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है, पर कुछ कॉमन एलर्जेंस की मैं बात करूं तो पोलन एलर्जी हमने पढ़ी है, पोलन्स, माइट्स, डस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एनसीईआरटी में ये दो नाम यहां लिखे हुए हैं, पोलन, माइट्स, एक्सेट्रा। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट कर लो। हमारा इम्यून सिस्टम ओवर सेंसिटिव है बेटा, हाइपर सेंसिटिव है, बहुत हाई तौबा मचाता है। दही खाया तो कैसे खाया, धूल में गए तो कैसे गए, 12 बजा देता है, बैंड बजा देता है अपनी, वो है एलर्जी। ठीक है, आप इसे कह सकते हो हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम। चल, अब होता क्या है, जैसे ही कोई एलर्जन उस इंसान की बॉडी में आया, जैसे ही उसकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो आईजीई एंटीबॉडीज बनाने लगता है। तो एलर्जन्स प्रोड्यूस आईजीई। आईजी मतलब बेटा इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, आपको याद है, मैंने आपको, अच्छा आपको नहीं पढ़ाया, कंफ्यूज हो जाती, जूलॉजी 2 बैचेस में चल रही है। ब्लड सेल्स के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होते हैं। डब्ल्यूबीसी के अंदर ग्रैन्युलोसाइट, ए ग्रैन्युलोसाइट होते हैं, उसमें एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल्स होते हैं, उनका नंबर बढ़ने लगता है और वो आईजीई एंटीबॉडीज बनवाते हैं। तो आईजीई इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, 4 तरह के प्लाज्मा प्रोटीन्स पढ़े हैं आपने। फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन खून का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग, जब ब्लीडिंग होती है तब रोल आता है ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए। एल्ब्यूमिन हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है। ग्लोब्यूलिन में गामा ग्लोब्यूलिन्स जो है एंटीबॉडीज, ऐसा समझ लो इम्यून सिस्टम ऐसी बंदूक की गोलियां निकालता है जो सामने वाले को, बाहर से जो आया है बैक्टीरिया, फंजा, उसे खत्म कर देता है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आईजीई एंटीबॉडीज हमेशा एलर्जी के टाइम ब्लड में बढ़ी हुई मिलेंगी। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताती हूँ, क्लिनिकल प्रैक्टिस की। अगर आपको लग रहा है किसी इंसान को एलर्जी है, आप उसका ब्लड टेस्ट करा लो आईजीई एंटीबॉडीज के लिए। आईजीई एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा बढ़ी हुई आएंगे। इवन वो जो डब्ल्यूबीसी है ना, एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल्स, वो हमारे बॉडी में 2 to 3% मिलता है, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ आता है। और वो इसीलिए क्योंकि आईजीई एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा बढ़ी हुई रहती हैं। आईजीई एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा बढ़ी हुई रहती हैं बेटा। ये आईजीई एंटीबॉडी क्या करती है, ये क्या करती है, ये हमारे जो मास्ट सेल्स हैं, मास्ट सेल्स, अब अगेन जब कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाऊंगी 11th क्लास, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स के अंदर टिश्यू है, एक एपिथेलियल टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है और कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर अगर आपको पता हो तो मैक्रोफेजेस हैं जो खा जाते हैं बैक्टीरिया फंजाई को, फाइब्रोब्लास्ट हैं जो फाइबर्स बनाते हैं प्रोटीन के, जो कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स हैं। अगर पढ़ा 11th क्लास तो याद आ रहा होगा, वरना अभी रट लेना। और एक मास्ट सेल्स होते हैं, जैसे ब्लड के अंदर बेसोफिल्स होते हैं, ऐसे ही मास्ट सेल्स होते हैं बेटा। ये कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, रिलीज हिस्टामिन, सेरोटोनिन, प्रोम,
मास्ट सेल्स। बेटा जिसे नहीं आता हो तो अभी आपको रटना पड़ेगा, 11th क्लास अगर क्लियर होगी तो याद होगा। मास्ट सेल्स हमारे कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स हैं, ऐसा समझ लो हमारे बॉडी में एक तरह के सेल्स हैं, और उन सेल्स से ये केमिकल्स निकलते हैं, पर्टिकुलरली हिस्टामिन सबसे पहले निकलता है। बेटा हिस्टामिन एक वैसो डायलेटर है, वैसो मतलब ब्लड वेसल को चौड़ा करता है। अगर ऐसी ब्लड की वेसल है तो ये उसे ऐसा चौड़ा कर देगा, वेसल्स को डायलेट करता है, नाम ही है, रटने की जरूरत ही नहीं है, वैसो डायलेटर। हाँ, आगे जाकर जब उसे फिर से पतला करना है वो काम ये करेगा, सेरोटोनिन। दिस इज अ वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, इसका काम बाद में आएगा, कॉन्स्ट्रिक्टर, ये उसे नैरो करेगा, नैरो ब्लड वेसल, नैरो। हिस्टामिन ब्लड वेसल को चौड़ा कर देता है। तो होता क्या है, एलर्जी में क्या होता है, मान लो किसी इंसान को कर्ड से, दही से एलर्जी है, जैसे ही उसने दही खाया उसके बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर WBCs हैं, उसमें भी जो एसिडोफिल्स हैं, इओसिनोफिल्स, वो बहुत सारी IgE एंटीबॉडीज बनवाएंगे। बेटा इसका फुल फॉर्म है इम्यूनोग्लोब्यूलिन ई। मैं इसी चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगी कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स यानी एंटीबॉडीज 5 तरह की होती हैं। एंटीबॉडीज बेटा 5 तरह की होती हैं। एंटीबॉडी IgG याद है आप लोगों को, प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ाया था। एक होती है IgA, आपको याद है हमारे मिल्क में, ब्रेस्ट मिल्क में, आंसुओं में, सब में IgA, ब्रेस्ट मिल्क में तो पढ़ाया था, याद आ रहा है, कोलेस्ट्रम में। एक होती है D, एक होती है M और एक होती है E। तो इस केस में इम्यून सिस्टम IgE टाइप की एंटीबॉडीज बनाता है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन E ऐसा लिखते हैं, एंटीबॉडी है। अगर आपको पता करना है कि किसी इंसान को एलर्जी है क्या, तो आप उसके ब्लड में IgE का टेस्ट करा लो, वो बहुत बढ़ा हुआ आएगा। और जैसे ही ये IgE बनती हैं, ये मास्ट सेल के साथ जुड़ती है। जैसे मान लो ये एक मास्ट सेल है, भाई जिस भी ऑर्गन है, कनेक्टिव टिश्यू होगा, वहां मास्ट सेल है, तो उसके ऊपर आकर ये IgE एंटीबॉडीज ऐसे जुड़ जाती हैं, IgE एंटीबॉडीज जुड़ जाती हैं, IgE। और ये IgE जैसे ही जुड़ती हैं, मास्ट सेल को समझ आ जाता है मुझे हिस्टामिन निकालना है, तो मास्ट सेल जो है वो हिस्टामिन प्रोड्यूस करने लगता है। और ये हिस्टामिन जब ब्लड में आएगा तो ब्लड की वेसल चौड़ी होने लग जाएगी। बेटा ना सिर्फ डायलेट होती है, बल्कि यहां से ब्लड लीक भी होने लगता है, ब्लड लीक होने लगता है, ब्लड लीक। और जब ब्लड लीक होगा तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा। जी हां स्टूडेंट्स, अगर ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, अगर इतनी जबरदस्त एलर्जी हुई तो पेशेंट शॉक तक में चला जाता है। अपने को क्या याद रखना है कि एलर्जी का मतलब है हमारा इम्यून सिस्टम पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ, उसके अगेंस्ट एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स दे रहा है, हाइपर सेंसिटिव है, बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगा वो उस एलर्जन को बॉडी के अंदर। वो एलर्जन कुछ भी हो सकता है, वो पोलन हो सकता है, माइट, बेटा माइट एक तरह का कीड़ा होता है छोटा सा। अगर आप लोगों ने कभी सुना हो, ये बेड में, बिस्तर में अगर बहुत दिन तक आप चादर नहीं बदलोगे, बेडशीट चेंज नहीं करोगे, तो बेड पर सोने लेटते टाइम आपको छोटा छोटा चुनमुने चुनमुने कट कट होने लगते हैं, थोड़ी थोड़ी खुजली होती है, ऐसा लगता है कुछ काट रहा है, दिखता नहीं है, वो माइट्स हैं, टिक्स एंड माइट्स। इसके कारण भी कई लोगों को इसकी एलर्जी होती है। तो एक माइट भी अगर बॉडी में चिप गया, आपको चुप गया, इंसेक्ट्स है एक तरह के बेटा, आर्थ्रोपोड है, एनिमल किंगडम के मेंबर्स हैं, उससे एलर्जी हो जाती है। धूल से अस्थमा हम डिटेल में पढ़ेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस में। जब जिसको अस्थमा होता है, अगर धूल से एलर्जी है, डस्ट से एलर्जी है, धुएं से एलर्जी है, दिवाली के टाइम हालत खराब हो जाती है उनकी। मेरी एक आंटी को अस्थमा है, दिवाली, पूरे दिवाली बिल्कुल
घर के लास्ट कॉर्नर में दुबकी रहती हूँ बेचारी। हाँ, उनको सफाई वफाई कुछ नहीं करनी पड़ती दिवाली की, वो घर के दूसरे मेंबर्स करते हैं, फैमिली मेंबर्स। क्योंकि जैसे ही इतनी सी भी धूल अगर जाए तो तुरंत खांसी जुकाम छींके आना शुरू हो जाता है। कई सारी पोलन एलर्जी में जैसे ही पोलन अंदर गया, इम्यून सिस्टम आईजीई एंटीबॉडीज बनाएगा, वो मास्ट सेल्स पर जुड़ेंगी और वहां से मेनली सबसे पहले हिस्टामिन रिलीज करवाएंगी। आया समझ में? नोट करो इतना। अब एक्चुअली क्या होता है, आउट ऑफ एनसीईआरटी बता रही हूं, आउट ऑफ एनसीईआरटी, जैसे ही हिस्टामिन रिलीज होता है बेटा, जैसे ही हिस्टामिन रिलीज होता है मास्ट सेल से, वैसे ही ब्लड वेसल्स डायलेट करती हैं। ब्लड वेसल्स डायलेट यानी चौड़ी होती हैं, वैसो डायलेशन। और जैसे ही ब्लड वेसल चौड़ी होती है उसमें से ब्लड लीक करता है, उसकी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज्ड परमिएबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल। अब ब्लड वेसल में से ब्लड लीक आउट करने लग जाता है, फ्लूइड लीक्स आउट ऑफ ब्लड वेसल, आउट ऑफ ब्लड वेसल। और जब फ्लूइड लीक करेगा बेटा तो ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, और जब ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो जिस प्रेशर से खून बह रहा था वो प्रेशर भी कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा बेटा, टिश्यूज को, ऑर्गन्स को ब्लड उस प्रेशर से मिलेगा नहीं, ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, CO2 रिमूव नहीं होगा, पेशेंट शॉक तक में चला जाता है, शॉक तक में जा सकता है, कैन लीड टू शॉक एंड डेथ। हाइपोवॉल्यूमिया हो गया, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर इतना कम हो गया कि पेशेंट की डेथ तक हो सकती है। यहां पे ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, शॉक हो सकता है, डेथ हो सकता है सीवियर केसेस में, सीवियर केसेस में। चलो, अब एनसीईआरटी ने यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, माइट्स इन डस्ट, माइट्स इन डस्ट मतलब केवल धूल से भी एलर्जी हो सकती है, या जो मैंने आपको जैसा बताया जो ब्लैंकेट्स वगैरह है, बेडशीट है, उसमें जो धूल है, उसमें जो माइट्स हैं, उससे भी एलर्जी हो सकती है। एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल और लिखा है, एनिमल डैंडर। बेटा एनिमल के जो फर होते हैं, आपने सुना होगा, ऐसा आजकल बहुत बोलते हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं, कई छोटे बच्चे होते हैं जिनके घर में अगर डॉग है, कोई कैट है, तो उसके फर से उसे एलर्जी हो जाती है। जैसे ही वो कुत्ता बिल्ली पास आता है, वो छोटा बच्चा धड़ 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 छींके मारने लग जाता है, या आंख से आंसू आने लग जाते हैं, पानी निकलने लग जाता है, या नाक से पानी निकलने लग जाता है। तो आइए अब हम वापस एनसीईआरटी पर आएंगे और हम बात करेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या हैं, सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। मैंने आपको कितनी बार अभी बता दिया कि जैसे ही एलर्जी होगी वैसे ही छींके आना, नाक बहना, आंखों से आंसू आना, सांस लेने में तकलीफ होना, और अगर स्किन की एलर्जी है बेटा तो खुजली भी होने लग जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्नीजिंग, देन रनिंग नोज, छींके आना, नाक बहना, आंखों से पानी आना, वाटरी आईज होना, सांस लेने में तकलीफ होना, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। अस्थमा में यही होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। पढ़ेंगे अपन, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स नैरो हो जाते हैं। और एनसीईआरटी में नहीं लिखा, बट इचिंग, खुजली, स्पेशली स्किन एलर्जी में बड़ी कॉमन है इचिंग। ये 4 एनसीईआरटी में दिए हैं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑफकोर्स। बेटा बहुत आसान है, मेरे साथ क्लास में याद करो। छींक आएगी, अच अच अच, नाक बहने लगेगी, आंख से आंसू यानी नाक से भी पानी, आंख से भी पानी, और सांस लेने में तकलीफ होना जैसा अस्थमा में होता है। चलिए लिख लिया, हुआ। अब हम बात करते हैं कि आखिर हम कैसे पता करें कि किसी को एलर्जी है। चलिए
हाउ टू डिटरमाइन कॉज ऑफ एलर्जी, हाउ टू डिटरमाइन कॉज ऑफ एलर्जी। बड़ा ध्यान से समझना, बिल्कुल डे टू डे लाइफ की बात है, एनसीईआरटी की भी लाइंस हैं, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अपनी जिंदगी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कॉज ऑफ एलर्जी समझो। देखो, जैसे मैं एक कॉमन सा एग्जाम्पल बताती हूं आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैंने अपने घर में ही देखा हुआ है कि सपोज करो हमने वार्डरोब में ऐसे शर्ट्स टी शर्ट्स हैंग कर रखी हैं, टांग रखी है मेरे हस्बैंड की, और इधर पीछे की तरफ से उन्होंने एक टी शर्ट निकाल के पहन ली, और जैसे ही पहनी उनको धड़ाधड़ छींक आना शुरू हुई, आंख एकदम पानी पानी आने लग गया। तो अब तो हमें पता है कि इनको धूल से एलर्जी है, रखे हुए कपड़ों में जो धूल होती है शायद उसमें माइट्स होते होंगे, उससे एलर्जी है। तो जैसे ही वो टी शर्ट चेंज करेंगे तुरंत बंद हो जाता है, क्योंकि वो पीछे से निकाली थी, वो 2-3 महीने से यूज नहीं हुई थी, थोड़ी बहुत धूल होगी, उससे एलर्जी हो गई। तो एलर्जी अब पता कैसे करें किस चीज से? ये तो हमको सालों के एक्सपीरियंस से पता चल गया है कि इस चीज की एलर्जी है। जैसे सपोज किसी खाने की चीज से एलर्जी, अब कैसे पता करेंगे? उसका एक ही तरीका है कि आपको सोचना पड़ेगा, यार दही जब भी खाता हूं तब ऐसा होता है। अब जैसे टमाटर से किसी को एलर्जी, अब कैसे पता चलेगा? भाई टमाटर तो हर चीज में डलता है, तो बचपन से छींक रहा है बच्चा, कैसे पता चले? या मैं आपको एक रियल बात बताती हूं, नहीं बेटा IgE बढ़ी हुई है, इससे ये पता चलेगा एलर्जी है। एलर्जी किस चीज की है, कॉज ऑफ एलर्जी कैसे पता चलता है? जैसे मैं आपको एक रियल एग्जांपल बताती हूं। आपको पता है मैं एक MS गायनेक हूं, इनफर्टिलिटी सुपर स्पेशलिस्ट हूं। तो कई ऐसे केसेस होते हैं हमारे जहां पर हम इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट करते हैं। पहले IUI किया, IVF किया, फेल 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 फेल, सब बढ़िया बन रहा था, जाइगोट बन रहा था, एम्ब्रियो ब्यूटीफुल बन रहा था, लेकिन जैसे ही एम्ब्रियो ट्रांसफर करते थे यूट्रस में, प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती ही नहीं थी, बॉडी रिजेक्ट कर देती थी। नई थ्योरी के हिसाब से अभी करीब 7-8 साल से के पहले हमारी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां पर यह बताया गया, अमेरिका में कुछ साइंटिस्ट ने रिसर्च करा है कि कई बार जो वाइफ होती है उसके इम्यून सिस्टम को हस्बैंड के स्पर्म से एलर्जी होती है। अब होती है तो होती है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कारण नहीं है। और इसीलिए जाइगोट तो आपने लैब में बना दिया, एम्ब्रियो भी बना दिया, पर जैसे ही वो एम्ब्रियो उस लेडी के यूट्रस में ट्रांसफर करोगे, उस लेडी का इम्यून सिस्टम उसके लिए एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स करेगा, IgE एंटीबॉडीज बनाएगा, मास्ट सेल्स से वो रिलीज होगा, हिस्टामिन रिलीज होगा, और एज अ रिएक्शन वो एम्ब्रियो को डिस्कार्ड कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, इंप्लांट नहीं होने देगा। फिर इस केस में हम लोग डोनर सीमन के थ्रू एम्ब्रियोज, जाइगोट एंड एम्ब्रियो बनाकर और IVF करते हैं। नहीं होती प्रेगनेंसी, सब कुछ ओके, सब कुछ परफेक्ट है, बट प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। जी हाँ, ये रिएक्शंस, ये रिसर्च के बाद पता चला, ये मैं आपको रियल लाइफ की बात बता रही हूं। तो उस लेडी को एलर्जिक टेंडेंसी है, या कई बार ऐसा भी होता है कि उस लेडी को किसी चीज से एलर्जी है जिस कारण से हम उसको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो हम उसे स्किन स्पेशलिस्ट, ये एलर्जी का टेस्ट स्किन स्पेशलिस्ट के पास में भेजते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, और उनके पास ना एक पूरी लिस्ट होती है जिसमें कुछ खाने की चीजें होती है, कुछ दवाइयां होती हैं, उन सब, वो जो मोस्ट कॉमन कारण है एलर्जी के। बेटा एलर्जी टेस्ट कैसे की जाती है? उन सब आइटम को छोटे छोटे अमाउंट में उस इंसान को दिया जाता है, और जिससे उसका रिस्पॉन्स आ गया, छींक आना, नाक से पानी आना, रनिंग नोज होना, वाटरी आईज होना, सांस लेने में तकलीफ होना, खुजली होना, उस चीज की एलर्जी है। कम से कम 150-160 चीजों की लिस्ट होती है, जिसमें कुछ मेडिसिन हैं, कुछ फूड आइटम्स हैं, कुछ केमिकल्स हैं, उन सब से छोटा छोटा डोज डालकर टेस्ट किया जाता है। इवन जब हम कोई एंटीबायोटिक देते हैं किसी पेशेंट को, तो पहले स्मॉल अमाउंट में उसको वेन्स में डालते हैं। अगर एकदम से एलर्जी हो जाए, तुरंत रिएक्शन आता है, अच्छी बात यह, तो फिर वो दवाई उसको नहीं दे सकते, फिर बड़ा बड़ा लिख देते हैं फाइल पर, एलर्जिक टू पैरासिटामोल फॉर एग्जाम्पल। पेशेंट की पहली विजिट पर हम पूछते भी, आपको किसी दवाई से एलर्जी तो नहीं है, कोई दवाई ऐसी तो नहीं है जो कभी ली और एकदम से रिएक्शन हो गया हो? हालांकि इंडिया में बहुत ज्यादा लिटरेसी लेवल नहीं है, तो ज्यादा पता नहीं रहता है, तो कोई भी दवाई जब हम देते हैं तो हमेशा टेस्ट करके देते हैं। तभी तो कहते हैं एक सिंपल सी पैरासिटामोल की गोली से भी किसी को एलर्जी हो सकती है। अब पुराने जन्म का कोई दुश्मनी हो सकती है उस एलर्जन से, वरना कोई कारण नहीं है, किसी को किसी भी चीज की एलर्जी हो सकती है, और है तो है।
तो पेशेंट को स्मॉल डोजेस ऑफ द सस्पेक्टेड एलर्जन, जिससे आपको लग रहा है, उससे एक्सपोज करो और फिर उसकी रिएक्शन नोट करो। उसी से पता कर सकते हैं पेशेंट इज एक्सपोज्ड टू और इंजेक्टेड, पेशेंट इज एक्सपोज्ड टू और इंजेक्टेड, इंजेक्टेड जनरली दवाइयों के लिए, केमिकल्स के लिए, और इंजेक्टेड विथ स्मॉल डोजेस। ज्यादा नहीं बेटा, ज्यादा दोगे तो उसकी एलर्जी शॉक तक में जा सकता है, पेशेंट बीपी इतना लो हो जाता है। तो स्मॉल डोजेस ऑफ पॉसिबल एलर्जन, जो आपको लग रहा है पॉसिबल एलर्जन, एंड उसके बाद उसकी रिएक्शन को आपको नोट करना पड़ेगा। एंड द रिएक्शंस, जो भी सिम्टम्स लक्षण आ रहे हैं उसको स्टडी करो। और कोई तरीका नहीं है पता करने का। यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, स्मॉल डोजेस ऑफ पॉसिबल एलर्जेंस, और फिर रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कई बार हम एलर्जी के लिए, एलर्जी टेस्ट में हम सबसे पहले IgE एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, उसका हाई लेवल आया मतलब एलर्जी है, हमने उसे स्किन स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भेजा, एलर्जी टेस्ट लिखकर प्रिस्क्रिप्शन पर। करीब 150-200 चीजें होती है जिनसे उन्होंने एलर्जी टेस्ट करा और सब नॉर्मल आए, सब नॉर्मल आए। फिर है किसी चीज की एलर्जी जो इस लिस्ट से अलग है। भाई हो सकता है ब्रोकोली से एलर्जी हो, पिज्जा पास्ता जब भी ब्रोकोली वाला खाती है, या मशरूम, मशरूम से तो काफी लोगों को एलर्जी होती है, मशरूम तो उस लिस्ट में है, ब्रोकोली नहीं है, भाई हो सकता है हो। तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम बोलते भैया तुमको एलर्जी तो है किस चीज से, वो तुम नोट करना कि ऐसी क्या कॉमन चीज है जो हर बार खाने पे या पहनने पे या एक्सपोज होने पर आपको लक्षण आते हैं। ऐसा भी होता है, ठीक है, जल्दी से नोट करो एक बार। चलिए अब आ जाओ, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखो, एलर्जी का ट्रीटमेंट जो है वो परमानेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी को दही से एलर्जी है और मैं कुछ ऐसा इलाज कर दूं कि उसको कभी वो दही खाए तो नॉर्मल रहे, नहीं, उसे दही तो अवॉइड करना ही पड़ेगा, वरना उसे सिम्टम आएंगे। हाँ, मैं दवाइयां देकर सिम्टम्स को जरूर रिड्यूस कर सकती हूं, माइल्ड कर सकती हूं, लक्षण को मैं रिड्यूस कर सकती हूं। टू रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, मैं उसे परमानेंट क्योर नहीं कर सकती बेटा। मैं ये नहीं बोल सकती हूं कि आपको धूल से एलर्जी है, लो मैंने दवाई दे दी अब आपकी धूल की एलर्जी खत्म हो गई। नहीं, एलर्जी तो जिंदगी भर रहेगी, जिंदगी भर रहेगी, धूल तो अवॉइड करनी है। हाँ, अगर फिर भी कभी धूल में जाना ही पड़ा आपको, आप एक्सपोज हो गए और आपको सिम्टम्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो आप ये गोली ले लेना, तो उससे आपको आराम मिल जाएगा, आप शॉक में नहीं जाओगे, मरोगे नहीं, ठीक है। चल, अब इसमें एक तो आप समझ ही गए हो, क्योंकि हिस्टामिन के कारण ये सब प्रॉब्लम हो रही है, तो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स, ऐसी दवाइयां आती हैं बेटा जो हिस्टामिन का काट है, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स, मेडिसिन। इसके अलावा एड्रेनलिन का नाम आप सबने सुना होगा, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, इनके इंजेक्शंस आते हैं, इमरजेंसी ड्रग्स हैं। और स्टेरॉइड्स, आई थिंक आप सबने नाम सुना होगा, स्टेरॉइड्स बेटा ये इमरजेंसी ड्रग्स होती हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स होती है। स्टूडेंट्स जब भी हम किसी भी पेशेंट को ओटी में लेते हैं, ऑपरेशन थिएटर में, भले छोटी से छोटी सर्जरी क्यों ना हो, जो एनेस्थेटिस्ट होते हैं, बेहोश करने वाले डॉक्टर्स, वो हमेशा एक एड्रेनलिन का और एक स्टेरॉइड का इंजेक्शन भर के रखते हैं। क्योंकि अगर मान लो हमने कट लगाया या उन्होंने एनेस्थीसिया की कोई दवाई दी, वैसे तो स्मॉल डोज में टेस्ट करने के बाद ही बेहोश करने वाली दवाई दी जाती है, या मान लो कि मैंने कोई मेडिसिन सर्जरी के दौरान यूज करी और मान लो स्मॉल डोज में भी एकदम से हाइपर रिएक्शन आ गया, एकदम से ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर फॉल करा, पेशेंट कोमा तक में जा सकती है। इतना भी टाइम नहीं होता कि आप एड्रेनलिन या स्टेरॉइड या एंटीहिस्टामिनिक ड्रग जो है वो ढूंढें, वाइल उसे तोड़ें और इंजेक्शन भरें, इतना भी टाइम नहीं होता, पेशेंट मर जाता है। डेथ ऑन टेबल, डीओटी का कंसेंट लिया जाता है किसी भी सर्जरी के पहले। एनेस्थेटिस्ट हमेशा एड्रेनलिन, स्टेरॉइड्स इनको भरकर रखता है और उम्मीद ये की जाती है कि इनको यूज ना करना पड़े, ऑपरेशन के बाद इन्हें फेंक देते हैं हम लोग डस्टबिन के अंदर, पर फिल करके रखता है।
तो एंटीहिस्टामिनिक एड्रेनलिन और स्टेरॉइड्स। एड्रेनलिन भी आपको पता होगा ब्लड प्रेशर हाई करता है बेटा, इसमें ब्लड प्रेशर लो हो रहा है तो एड्रेनलिन देते हैं। याद है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करता है ये, तो ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम सब कुछ एकदम से इंक्रीज करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए एक बार अपनी एनसीईआरटी ओपन करो, कम ऑन लेट्स मास्टर एनसीईआरटी। एक बार प्लीज अपनी एनसीईआरटी ओपन करिए। एलर्जी का टॉपिक निकालो बेटा, एलर्जी का टॉपिक। इम्यून सिस्टम देखो, पहले इम्यून सिस्टम होगा, उसके आगे है एलर्जी। मैं पहले पढ़ा रही हूं, प्लीज एक बार निकालिए। ये देखो ये वाला 7.2.5 एलर्जीज निकालो एक बार क्विकली एवरीबडी। एलर्जी का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, एलर्जी को अवॉइड ही करना पड़ता है। जिस चीज से एलर्जी है उसे अवॉइड करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। चल देखिए, जब आप कोई नई जगह जाते हैं और अचानक से आपको स्नीजिंग, छींके, वीजिंग, वीजिंग में पढ़ाऊंगी बेटा, सांस लेते टाइम, बाहर छोड़ते टाइम सीटी जैसी आवाज आती है, अस्थमा में होता है ऐसी ऐसी। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है ये क्यों हुआ है। आप वहां से जाते हो और अचानक सिम्टम्स डिसअपियर हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है, आइए समझते हैं। तो एलर्जी किसी पोलन या माइट के कारण से, या कोई एनिमल डेंडर के कारण से, या धूल के कारण से आपका जो इम्यून सिस्टम है उसने एग्जैजरेटेड हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स दिया है, उसे कहेंगे एलर्जन, और इस कंडीशन को कहेंगे एलर्जी। इसके कारण आपके बॉडी में आईजीई एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, और आईजीई एंटीबॉडी बढ़ने के कारण से हिस्टामिन पर्टिकुलरली, बाद में सेरोटोनिन, ये सब मास्ट सेल से रिलीज होगा, और इसके कारण से सिम्टम्स आएंगे जैसे कि स्नीजिंग होना, नाक बहना, रनिंग नोज, आंखों से पानी आना, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग और इवन इचिंग भी होती है। अगर आपको कॉज पता करना है तो जो भी पेशेंट है उसे आप एक्सपोज करेंगे या इंजेक्ट करेंगे वेरी स्मॉल डोजेस ऑफ पॉसिबल एलर्जेंस। ट्रीटमेंट करने के लिए आपको एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स, एड्रेनलिन एंड स्टेरॉइड्स रिड्यूस कर देंगे सिम्टम्स को, पर उस चीज को अवॉइड तो आप ही को करना पड़ेगा। नाउ मॉडर्न डे लाइफस्टाइल के कारण क्या हो गया है भाई, आजकल के बच्चे जो हैं इनकी इम्यूनिटी पुअर हो गई। अपन देखते हैं कि हम लोग तो ऐसे नल का पानी पी लिया करते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी, पर आजकल बच्चे शुरू से, बचपन से मिनरल वाटर पीते हैं। तो अगर ऐसे बच्चे कुछ भी नॉर्मल पानी पी लें, नल का पानी, तो जल्दी से बीमार हो जाते हैं। आप देखो एक मजदूर का बच्चा होता है, वो धूप में नंगे पांव ऐसे ही खेलता रहता है, वो बीमार नहीं होता। पर एक रिच पर्सन का बच्चा जो कभी एसी के भी बाहर नहीं निकलता, वो जरा सा थोड़ा दूर भी अगर धूप में चल ले तो वो जल्दी से बीमार पड़ जाता है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी लो हो गई है, लोअरिंग ऑफ आवर इम्यूनिटी, और इसीलिए हम बहुत सेंसिटिव, संवेदनशील हो गए हैं एलर्जेंस के लिए। एलर्जीज अब बढ़ गई हैं बेटा, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता जा रहा है। और यही कारण है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं मेट्रो सिटीज में, खास तौर पे जहां माता पिता के पास पैसे हैं, जहां वो सारी सुख सुविधाएं देते हैं, जहां पर इम्यून सिस्टम और वीक हो जाता है ज्यादा सुख सुविधाओं के कारण से, इंडिया में आज सफर कर रहे हैं एलर्जीज। एलर्जी के अंदर अस्थमा भी आता है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि उन्हें बहुत ही प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट मिला है जिंदगी में बहुत जल्दी। बेटा ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, मार्क कर लो, बिकॉज आ गया। क्यों more and more children are now suffering from allergies? Because of protective environment provided very early in their life. मार्क करा सबने? आ जाओ एक बार नोट्स पर आ जाओ, यहां लिख लीजिए वेरी स्मॉल डोजेस, बहुत थोड़ा सा देते हैं बेटा, बहुत थोड़ा सा। और अब मैं इस लाइन को लिखवा देती हूं कि more children are now suffer from allergies in India because of protected environment given since
अर्ली इन लाइफ, जीवन में शुरू से ही, बचपन से ही इतना प्रोटेक्टेड रहते हैं कि थोड़ा सा भी दिक्कत एक्सपोज होने पे, धूल धुआं, वो एलर्जी के लिए सेंसिटिव हो जाते हैं, एलर्जन के लिए सेंसिटिव हो जाते हैं। आप देखना, आप मूवीज में भी देखेंगे, रियल लाइफ में भी अगर देखा हो कि कई बार कुछ लोग जो बाहर सेटल हो जाते हैं आउट ऑफ इंडिया, मान लो किसी की दीदी भैया बाहर सेटल हो गए, उनके बच्चे वहीं पैदा हुए हैं या वहीं बड़े हो रहे हैं, वो इंडिया आते हैं तो वो ट्रेन में मान लो उनको रिजर्वेशन नहीं मिला, कभी जनरल में जाना पड़ गया, या उनको सेकंड एसी का नहीं मिला, थर्ड एसी में जाना पड़ गया, इतने में रेलवे स्टेशन पे ही पता पड़ा छींकें आ रही हैं, दिक्कत हो रही है, सांस की तकलीफ हो रही है, बुखार आ गया, बीमार पड़ गए, है ना। रिश्तेदार बोलते रहे तो नाटक कर रहे हैं, ऐसी भी क्या बात है। अरे ऐसी भी क्या बात है कि बात नहीं है भाई, उन्होंने कभी धूल एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, वो बेचारे जैसे ही आते हैं इम्यून सिस्टम घबरा जाता है, वीक हो जाता है इम्यून सिस्टम, और वो बेचारे बीमार पड़ जाते हैं। वीकन इम्यून सिस्टम, वीक हो जाता है हमारा इम्यून सिस्टम उन लोगों का। वो बेचारे कोई नाटक नहीं कर रहे हैं, उनकी गलती नहीं है, ठीक है। चलिए, एलर्जी नहीं, जनरली जेनेटिक बेसिस नहीं होता है, ठीक है। पिक्चरों में देखते हैं अपन, ये सब सत्य बातें हैं, ठीक है, लिखा सबने। और ये हमारा असर्शन रीजन का क्वेश्चन भी बन गया। चलो आ जाओ, फटाफट से 2-4 क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन, जल्दी से 2-4 क्वेश्चंस कर लेते हैं बस। चलिए, ये रहे आपका क्वेश्चन, करो ट्राई क्विकली एवरीबडी, मैंने पोल लगा दिया है। नॉर्मल सेल्स इन आवर बॉडी इनहिबिट अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। नॉर्मल सेल्स में मौजूद होता है, कैंसरस सेल्स में लॉस हो जाता है। 89-90%। राज, सार्थक, मयंक, जया, आयुष, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, मैं अभी एलर्जी के 4 एग्जाम्पल्स और लिखवाऊंगी बीमारियों के, रुक जाना। चलो करो, नेक्स्ट करिए प्लीज। ट्यूमर विच डज नॉट स्प्रेड, जो दूर दूर नहीं फैल रहा है, उसे बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर। और मैलिग्नेंट या नियोप्लास्टिक ट्यूमर दूर दूर फैलता है। बेटा लिम्फोमा जो है, इसमें लिम्फोसाइट्स का ट्यूमर बनता है, ये भी मैलिग्नेंट होता है, एक तरह का ब्लड कैंसर ही होता है, ऐसा समझ लो आप। चलिए, 66%। जया, वेदांश, दिव्यांश, अमन, राज, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, करिए ट्राई, कम ऑन एवरीवन, करो ट्राई करो जल्दी से। कैंसर सेल्स एक्टिवली डिवाइड एंड ग्रो, क्यों? क्योंकि वो कंपटीशन करते हैं नॉर्मल सेल्स के साथ, न्यूट्रिएंट्स के लिए करते हैं बेटा, न्यूट्रिएंट्स के लिए। स्पेस भी है बट फर्स्ट चॉइस न्यूट्रिएंट्स हैं, क्योंकि वही एनसीईआरटी में लिखा है, उन्हें भूखा मार देते हैं, स्टार्व कर देते हैं। 73%। सार्थक, वेदांश, आयशा, आयुष्मान, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। नहीं, भाग के नहीं जाना, 10 मिनट में कुछ नहीं होता, मुझे भी तो खाना खाना है, मैं तो इसके पहले से भी क्लासेस ले रही हूं। इतना फैट तो सबके पास है, दुबले पतलों के पास भी है, कि 10 मिनट में मर नहीं जाएंगे अपन। मतलब सर्जरी कर रहे होगे और 8 बजे की जगह 8-10 हो गया तो पेशेंट को बोलोगे मामू अब तू तेरा जान, मैं तो चला खाने। मेटास्टेसिस का क्या मतलब है? नया नया ट्यूमर बन जाएगा, ब्लड के थ्रू फैल के नया नया ट्यूमर बन जाएगा, दैट इज मेटास्टेसिस। 64% ने सही दिया है। राज, सार्थक, विजय, वेदांश, ध्रुव, श्रुति, इकरा, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिषा, सौरभ, अंशुमन, करिश्मा, अपूर्वा, रिया, तबिश, कहकशा, बहुत बढ़िया। हाँ बोला मामू तू तेरा जान यार, मेरा तो 8 बज गया, मेरा ड्यूटी ऑफ हो गई, मैं जा रही हूं, अब दूसरा सर्जन आएगा, वो जाने और तू जाने। 3D इमेज किसमें? अब देखो 3D इमेज MRI में भी होती है, CT स्कैन में भी होती है, पर अपनी NCERT में CT स्कैन दिया है तो हम यही मानेंगे, इसमें 2D इमेज होती है, ठीक है। विल गो बाय द NCERT। 41% ने सही दिया है। राज, जमीर, यश, अंशुमन, त्रिनयन, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। करो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई। मैं 4 एग्जाम्पल्स अभी एलर्जिक डिजीजेस के लिखवाने वाली हूं। सर्जरी भी करते हैं, रेडिएशन भी देते हैं, इम्यूनोथेरेपी भी देते हैं, कीमोथेरेपी भी देते हैं, बट ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है।
क्या एनसीईआरटी में नहीं है? क्या नहीं है बेटा एनसीईआरटी में? सब एनसीईआरटी में है। 87%। जया, राज, मयंक, असीम, वेदांश, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं एनसीईआरटी के बाहर नहीं पढ़ाती, केवल एक आध चीज बताती हूँ जो प्रीवियस ईयर में आई हुई है, क्वेश्चन आ सकता है, वरना एनसीईआरटी अपन फॉलो करते हैं। एमआरआई में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज करते हैं। सीटी स्कैन और रेडियोथेरेपी में एक्सरेज यूज करते हैं, वो है आयोनाइजिंग, बट ये है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। 61%। यश, जया, राज, धर्मेंद्र, मयंक, वेरी गुड। चलो बेटा बस एग्जाम्पल्स और लिख लो ताकि वो पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए, ठीक है? बस यहां पे लिख लो एलर्जिक डिसऑर्डर्स, एलर्जिक डिजीजेस या एलर्जिक डिसऑर्डर्स यानी एलर्जीज। देखो एक है अस्थमा, इसे हम 11th क्लास ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस में पढ़ते हैं। दूसरा बेटा हे फीवर, एनसीईआरटी में नहीं दिया बट क्वेश्चन आता है। एलर्जी ऑफ पोलन्स, अगर पोलन से एलर्जी होती है तो उसे हे फीवर कहते हैं, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। और स्किन में बेटा अर्टिकेरिया और एक्सिमा, इन पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। ये दोनों स्किन की एलर्जीज हैं, स्किन एलर्जी डिसऑर्डर्स, स्किन एलर्जीज। ये पोलन की एलर्जी है हे फीवर। बेटा इन सब पे पीवाईक्यू आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पोलन एलर्जी को हे फीवर कहते हैं, वो पढ़ा है ना आपने, कैरेट ग्रास पार्थीनियम से पोलन एलर्जी होती है, वीट के साथ इंपोर्ट किया गया था इंडिया में। और अर्टिकेरिया एक्जिमा पर भी पीवाईक्यू आया हुआ है, मैं सिखाऊंगी। तो बस लास्ट क्लास को रिवाइज कर लेना, आज वाली क्लास को अच्छे से याद कर लेना, आज की डीपीपी सॉल्व कर लेना, और कल हम मिलेंगे, इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। जरूर मुझे ऐप पे बताना क्लास कैसी लगी। कैंसर और एलर्जी कंप्लीट करी है हमने। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीबॉडी, लव यू ऑल। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कल क्लास में जरूर आना। पोस्टमार्टम की स्टोरी कल। बाय एवरीबॉडी, लव यू ऑल।